बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आपका वीकेंड बहुत अच्छा और बड़ा ज़बरदस्त गुजरा होगा और बड़े खुशगवार मूड में आज आप हफ्ते के पहले दिन का आगाज़ करेंगे, अपने काम पर जाएंगे और जिस तरह हम लोग भी इंजॉय करें। वैसे ऐसा होता है? वैसे ऐसा होता नहीं है वीकेंड अच्छा गुजरता है लेकिन अगले दिन आने का दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन हमें अच्छे एक मूड के साथ रिफ्रेशिंग फेस को लेकर, स्माइली फेस को लेकर अपने काम पर जाना चाहिए और खुशगवार माहौल में काम करना चाहिए, क्योंकि आपने वीकेंड गुजारा होता है। तो वीकेंड के बाद आपको जो है पहला वीकडे होता है, आपने काम पे जाना होता है, अच्छे से करना चाहिए, कोशिश तो ज़रूर करनी चाहिए। हम पूरी ज़िंदगी वैसे कोशिश करते रहते हैं कि छुट्टी के जो अगला वाला दिन होता है ना, उस दिन हम किसी तरह से फ्रेश नज़र आ रहे हों, किसी तरह से हम कोशिश कर रहे हो कि हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं काम पे जाते हुए। हम उम्मीद करते हैं कि जो वीकेंड पे जो लोग बाहर भी निकले होंगे, कहीं शॉपिंग वगैरह के लिए या फूड पॉइंट पे कहीं गए होंगे, तो SOPs का तो ख्याल रखा ही होगा। क्योंकि वैसे अगर घरों की बात की जाए तो अब एक रिसर्च हुई है जर्मनी में, हमजा, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो पालतू जानवर हैं उनसे भी कोविड फैल सकता है और बहुत ज़्यादा फैल सकता है। उसकी वजह यह कि जो पालतू जानवर हैं वो अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं इसके जर्म्स। और फिर तो बिल्कुल ऐसी है, इसमें यही कहा गया है रिसर्च के अंदर कि आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। ख़ास तौर पर जिस पालतू जानवर की बात की गई है वो पालतू बिल्ली की बात की गई है। उन्होंने कहा है कि वो आपके बिस्तर पे, क्योंकि अक्सर लोगों की आदत होती है बिल्ली को साथ लेना, सोते वक्त भी वो उनके साथ होती है, बिस्तर पर भी होती है, तो बहुत ज़्यादा ख़तरा हो भी सकता है कि वो अपनी बॉडी पर कैरी कर सकते हैं पालतू जानवर, और हो सकता है कि जब आप उनको टच कर रहे हों तो उस वक्त वो आप तक मुंतकिल हो जाए वायरस। तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है। पालतू जानवरों के हवाले से भी ये रिसर्च सामने आई है, तो वो हमने ज़रूरी समझा कि आपके साथ शेयर कर दी जाए, ताकि आप अगर एहतियात बरत सकते हैं तो ज़रूर बरतिए। क्योंकि हमजा बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने घर में पालतू जानवर के तौर पर बिल्ली को रखा होता है और बिल्ली से बहुत ज़्यादा प्यार भी होता है, क्योंकि उसकी शरारतें जो ऐसी होती हैं कि वो बच्चों की तरह शरारतें करती है। और फिर बच्चे जो लोग हैं ना, ख़ास तौर पर जो बच्चे घरों में होते हैं, वो अपने साथ उसको पकड़ पकड़ के घूमते फिरते हैं। तो मेरा ख्याल है ऐसे में बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है जब कोविड वायरस इतना पालतू जानवर एक फैमिली मेंबर की हैसियत रखता है उस घर के अंदर, अगर आप देखें तो। खैर, अब ये रिसर्च सामने आई है, हमने आपसे शेयर भी कर दी है, तो आप इस पे एहतियात ज़रूर कीजिएगा, एहतियात बरतिएगा। साथ अगर हम हिस्टोरिकल बात करें, तारीख़ी एक बात करें, तो 5 जुलाई बड़ा अहम दिन है पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर। 1977 में 5 जुलाई को जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया था और एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दिया था, घर भेज दिया था, और उसके बाद के जो वाक़यात हैं वो हम सब जानते हैं। लेकिन 5 जुलाई 1977 से लेके आज तक का वक्त हमारे सियासतदानों के लिए समझने के लिए कितना अहम है। क्या नागुज़ीर था वो मार्शल लॉ, या फिर उसको रोका जा सकता था? ये एक क्वेश्चन है जो आज तक चलता आ रहा है। अब इसके ऊपर ज़्यादा सियासतदानों को सोचने की ही ज़रूरत है। बहुत कुछ सीखा जा सकता है अपने माजी से। खैर, हम कोरोना केसेस की बात करेंगे जो अब बढ़ते चले जा रहे हैं, और हमने सुख का सांस तो लिया था, मगर माहिरीन सेहत ने एक बार फिर अब ख़तरे की घंटी बजा दी है। डाउ यूनिवर्सिटी की बात करें तो माहिरीन तिब का कहना है कि ईद उल अज़हा पर कोविड-19 की चौथी लहर जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। और चौथी लहर कहा जा रहा है कि जुलाई के अख्ताम पर नमूदार हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट में तेज़ी से फैलने की सलाहियत भी मौजूद है और इंसानी जिस्म में अपनी नशोनुमा भी बहुत तेज़ी से करता है। इससे महफूज रहने के लिए मुसलसल आपको मास्क का इस्तेमाल करना है और अपने आप को वैक्सीनेट लाजमी करवा लें, क्योंकि ईद उल अज़हा है और ईद उल अज़हा पर जिस तरह से हम लोगों को में ट्रेंड्स होते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, मिलते जुलते हैं, तो ऐसी चीज़ों में आप लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी बहुत ज़्यादा ख्याल। अच्छा, ख़ासतौर पर मुकम्मल वैक्सीनेशन का जिक्र हो रहा है। मुकम्मल वैक्सीनेशन का जिक्र इसलिए हो रहा है, बात इसलिए की जा रही है कि अगर आपने पहली डोज़ लगवा ली है और आपने ऐसी वैक्सीन लगवाई है जिसकी 2 डोजेज़ हैं, तो वक्त आने पर दूसरी डोज़ भी लाजमी लगवाएं। बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली डोज़ तो लगवाई है लेकिन दूसरी डोज़ लगवाने के लिए वो गए ही नहीं है, इसलिए मुकम्मल वैक्सीनेशन का अब एक लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जा रहा है। खैर, बाहर जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए एक अच्छी खबर है कि मुल्क भर के मुंतखब करदा वैक्सीनेशन सेंटर्स पर मॉडर्ना वैक्सीन आज से मौजूद होगी। बिल्कुल ऐसे ही, और NCOC की जानिब से ये बात सामने आई है
कि यूरोप, सऊदी अरब, अमेरिका समेत बैरून मुल्क जाने वालों को मॉडर्ना वैक्सीन लगाई जाएगी। अगर मुल्क भर की बात की जाए 37 शहरों में 49 सेंटर्स पर मॉडर्ना वैक्सीन लगाई जा रही है, जबकि अगर चीन की बात करें तो वहाँ से साइनोफार्म वैक्सीन की मजीद 7 लाख डोजेज भी पाकिस्तान पहुँच गई हैं। हाँ जी, और 4 रोज़ के अंदर मुख्तलिफ खेपों की सूरत में चीन से साइनोफार्म और साइनोवैक की 20-20 लाख डोजेज़ पाकिस्तान पहुँचाई जा रही हैं। और यही ज़राए वज़ारत सेहत बता रहे हैं कि रवा माह एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन की डोजेज़ आना भी मुतवक्की है। पाकिस्तान में लगाई जाने वाली कोरोना वैक्सीन की तादाद अगर बात कर ली जाए तो 1,70,00,000 से ज़ायद हो चुकी है। हम खदशे की बात कर रहे हैं कि चौथी लहर का खदशा है, तो आज की अगर बात कर लें गुज़श्ता 24 घंटे का जो हमारे साथ डेटा शेयर किया गया NCOC की जानिब से, तो 2.97% जो है मुस्बत कोरोना केसेस की शरह रही है। कराची और हैदराबाद में खास तौर पर ये शरह बहुत ज़्यादा देखने में आई है। यानी कि अभी भी हम लोगों को जिस तरह से फोर्थ वेव का कहा जा रहा है तो उससे हम लोगों को खतरा है, तो हमें अपनी एहतियात करनी होगी। इस सारी सूरत हाल पे हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहा जा रहा है कि अभी तक रिकगनाइज ही नहीं कर पा रहे बैनुल-अक़वामी सतह पर कि वैक्सीन की दस्तयाबी में मुश्किलात पेश आ रही उन्हें। इसके लिए हुकूमत को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए कि इस तरह जिस तरह से जो वैक्सीन बाहर कहा जा रहा है कि लगानी चाहिए इन लोगों को, वो लगवा सकें वो लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये एक बहुत बड़ा इशू है और मैं समझता हूँ कि WHO ने जिन वैक्सीन्स को रिकॉग्नाइज किया है वो तमाम वैक्सीन्स को एक नोटिफिकेशन जारी करे तमाम मुल्कों के लिए कि जो वैक्सीन WHO एक्सेप्ट कर चुकी है, रिकॉग्नाइज कर चुकी है, वो वैक्सीन तमाम मुल्कों में एक्सेप्टेबल होना चाहिए। और इस सिलसिले में मैंने पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने एक खत लिखा है मैंने एज ए सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर टेड्रोस को, कि जो कि डायरेक्टर जनरल हैं WHO को, और उनसे रिक्वेस्ट की है कि ये आप वो वैक्सीन जो WHO ने रिकॉग्नाइज किया है वो तमाम मुल्कों में एक्सेप्टेबल होना चाहिए दुनिया की किसी जगह पे। और मैं गवर्नमेंट से भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि गवर्नमेंट की सतह पे भी जो है WHO को कहा जाए और उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि इस तरह के इक़दाम उठाए जाए, ताकि तमाम मुल्क, चूँकि WHO ही सारी चीज़ें हमें गाइड करता है, हमें बताता है कि क्या करना है सेहत के हवाले से, तो अब तमाम मुल्क उसको फॉलो करते हैं और तमाम मुल्क उसको उसकी बात को मानेंगे। तो ये बहुत इशू है। दूसरी बात ये है कि जो आप वैक्सीन की अवेलेबिलिटी आपने, मैं समझता हूँ कि देखें पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट को चाहिए कि तमाम वैक्सीन्स की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करे, ताकि लोग जो है अपना माइंड बनाते हैं और जब सेंटर पे जाते हैं उनको वैक्सीन नहीं मिलती है तो वो बहुत ज्यादा मायूस होते हैं। और अभी मैं सुन रहा था आपने जो बात की सेकंड डोज की और कंप्लीट वैक्सीनेशन कराने की, बहुत अच्छी बात आपने की है। और इसमें मैं समझता हूँ कि अवाम से ज्यादा हुक्मरान जो हैं या हमारे जो सेंटर्स हैं वो जिम्मेदार है। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया है कि डॉक्टर साहब मैं गया हूँ सेंटर पे और मेरा दूसरा डोज ड्यू था, साइनोवैक या साइनोफार्म ड्यू था, तो उन्होंने कहा जी अभी वैक्सीन है नहीं, आप बाद में आइएगा। तो ये इस तरह से अगर लोगों को ये कहना शुरू कर देंगे, फिर लोग ये शशोपंज में रहते हैं कि जी क्या डॉक्टर साहब हम देर से अगर हमें वैक्सीन लगेगी सेकंड डोज तो क्या वो इफेक्टिव होगा भी कि नहीं होगा। तो ये इन तमाम बातों से बचने के लिए, और हम चूंकि लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों को कन्विंस हम वैक्सीन लगाएंगे उतना हमारा फायदा है। और लोग इस बात को समझ भी रहे हैं। अब लोगों ने कोशिश की है कि लोग जा भी रहे हैं सेंटर में कि वैक्सीन लगा लें, लेकिन पिछले दिनों जो कुछ कमी आई थी उसकी वजह से लोग दोबारा जो है वो डिप्रेस हुए हैं। और आप दुरुस्त कह रहे हैं, शशोपंज का शिकार हैं अवाम थोड़े से परेशान है कि अब क्या होना चाहिए। दौरानिया भी दूसरे डोज का चूंकि बढ़ा दिया गया, उससे भी खासी कन्फ्यूजन है। डॉक्टर साहब, चौथी लहर की अब बात हो रही है, उसका खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है। असद उमर साहब ने आज से 10 रोज़ पहले इस खदशा जो है ये जाहिर किया था, और अब हम देख रहे हैं कि केसेस जो मतलब कि 2 पॉइंट से नीचे आ गया था, अब 2% से ऊपर जाता हुआ 2.97 तकरीबन 3% मुस्बत केसेस की शरह हो चुकी है। हम आगे ईद उल अज़हा को भी आता हुआ देख रहे हैं, मवेशी मंडियां लग जाती हैं। अब क्या खतरा है, इससे कैसे निपटना चाहिए हमें? देखिए, आपने कहा है कि असद उमर साहब ने 10 दिन पहले कहा था, और मैंने आपके चैनल पे और दूसरे चैनल पे
तकरीबन 25 से 26 दिन पहले ये बता दिया था कि चूंकि हुकूमत सारी चीजें ग्रेजुअली सब खोल रही हैं और चूंकि हुकूमत पे प्रेशर भी बहुत था ताजिरों का, शादी हॉल्स का और दूसरी चीज़ों का। और मैं कल एक शादी में गया था और मैंने देखा ये है कि वहाँ मुझे नहीं लगा कि जी कोरोना हमारे मुल्क में है। और मैं समझता हूँ और ये बात मैंने 25-26 दिन पहले कही थी कि चौथी वेव्स जो है वो हमारे यहाँ आ सकती है और जुलाई के आखिरी हफ्तों में या अगस्त के फर्स्ट वीक में इसके चांसेस हैं। उसकी वजह ये है कि आप देखिए, आप लोगों ने भी देखा होगा, आपके नाजरीन ने भी देखा होगा कि मुझे कहीं पर भी एसओपीज को फॉलो करते हुए लोग नजर नहीं आ रहे। मैं अगर किसी जगह चला जाता हूं तो मैं वाहिद आदमी शायद होता हूं या एक आध और लोग होते हैं जिन्होंने मास्क लगाया हुआ होता है, अदरवाइज मेजॉरिटी लोग मास्क नहीं लगाते हैं। तीसरी बात यह है कि लोगों के जहन में ये बात आ जाती है कि अब तो 1% हो गया है, 1.5 रह गया है, बहुत कम डॉक्टर साहब केसेस हैं, कोरोना तो खत्म हो रहा है। जब ये टेलीविजन पे बार बार मीडिया पे चलता है तो लोगों के जहनों में ये आ जाता है कि ये कोरोना खत्म हो गया और वो रिलैक्स हो जाते हैं और फिर वो एसओपीज को फॉलो नहीं करते हैं। तो जिसकी वजह से अब हम ये देख रहे हैं कि हमें शक है और हमें बहुत ज्यादा फियर है, डर है कि जो खुदा ना खास्ता जो डेल्टा वायरस है, जो इंडियन वेरिएंट है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, खुदा ना खास्ता, कि जिसने तबाही मचाई इंडिया के अंदर। अगर खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हुआ और लोगों को चाहिए कि ईद से पहले हमारा जो एक शुबा मुझे एक ये भी है कि ईद से पहले कहीं ये सारी चीजें बंद ना हो जाए, हुकूमत सारी चीजें ना बंद कर दे। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप ये खतरा महसूस करें, लेकिन अगर हम देखें करंट सिनेरियो जो है, जिस तरह से लोगों की तरफ से एहतियात नहीं बरती जा रही है, तो ऐसे में हुकूमत को दोबारा से क्या सख्त इक़दाम करने की जरूरत है? क्योंकि एसओपीज़ का ख्याल नहीं रखा जा रहा आवाम की जानिब से। वो ईजी हो गए कि शायद अब शरह कम हो रही है तो इस वजह से अब वो एसओपीज़ का ख्याल नहीं कर पा रहे। आप क्या समझते हैं, गवर्नमेंट को दोबारा से सख्तियाँ करनी चाहिए, दोबारा से इस तरह से सख्ती करके तो लोगों को इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए इस चीज़ के ऊपर? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत ने शायद बहुत जल्दी सब चीजें खोल दी हैं, अब मजबूरी भी थी हुकूमत की, लेकिन जब अगर आपने खोल दिया है तो आपको कम से कम मॉनिटरिंग करनी चाहिए सख्त तरीके से। जिस तरह मैंने अभी एक मिसाल शादी हॉल की दी है, इस तरह से लोग जाएं और उसको जाकर बंद कर दें उसको, ताकि अगर आप सख्त करेंगे, एसओपीज पे सख्ती लाएंगे तो लोग फिर डरेंगे। देखें, बाहर के मुल्क में डिटरेंस है, लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा फाइन किए जाते हैं। आपके भी सबके फैमिली बाहर रहते हैं, पूछे उन लोगों से कि उनको ये सऊदी अरब में देखें 15,000 रियाल जो है वो फाइन होता है अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं। तो इस तरह से जब तक सख्ती नहीं होगी तो आप ये बीमारियां आपके यहाँ आती रहेंगी। मैं जो वेव्स की बात करता हूँ, एक्चुअली वेव्स क्या है, वो ये है कि नंबर ऑफ केसेस कम हो जाते हैं और फिर आपकी गलत हरकतों की वजह से और फिर उसकी नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज कर जाते हैं और फिर लोग जो है वो फिर काफी लोग इंतकाल भी कर जाते हैं। और अगर हमने ये काम नहीं किया तो मैं समझता हूं कि हुकूमत को फिर चाहिए कि अगर लोग एसओपीज को फॉलो नहीं करें, लोगों को चाहिए कि वैक्सीनेट कराएं जल्द से जल्द। ईद से पहले अगर जितनी जल्दी आप अगर ईद से पहले लोग अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को, जो वर्कर्स आपके यहाँ काम करते हैं, जो आपके यहाँ फैक्ट्री में हैं, घरों पे हैं, दुकानों पे वे करते हैं, सबको आप वैक्सीनेट करें तो मैं समझता हूँ कि शायद हमारी बचत हो सकेगी। अदरवाइज अल्लाह ना करे कि जो हम कह रहे हैं वो गलत साबित हो जाए। लेकिन कम से कम अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो यकीनन हम मुसीबत में फंस सकते हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि हुकूमत को बहुत क्लोजली वो विजुअलाइज करना चाहिए, मॉनिटरिंग करना चाहिए कि अगर आप एसओपीज को फॉलो नहीं करा सकते हैं तो फिर आपको चाहिए कि पाबंदी लगाएं इससे पहले कि देर हो जाए। बिल्कुल ठीक है, हमारी प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए, ना कि रिएक्टिव अप्रोच हो। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपका सुबहिस्तान के लिए वक्त निकालने के लिए। बहुत ज़्यादा अहम है कि हम खुद को वैक्सीनेट करवाएं और एसओपीज का ख्याल अब फिर से ज़रा ज़्यादा कर दें। बार बार कहा जाता है क्योंकि फोर्थ वेव का जिस तरह से कहा जा रहा है खदशा, और ख़ास तौर पर हमजा अगर डेल्टा वेरिएंट की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा उसके ट्रांसमिशन के जो है हाई चांसेस होते हैं, तो फिर उसमें आपको एहतियात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं। अमेरिका 2 दहाइयों तक तकरीबन अफगानिस्तान में मासूम शहरियों का खून बहाने के बाद अब वहाँ से भाग रहा है और वाशिंगटन ने अगस्त के आखिर तक अपनी फ़ौजें मुल्क से वापस बुलाने का अमल मुकम्मल करने का ऐलान भी किया था। और इस दौरान अफगानिस्तान की सूरत हाल हम देख रहे हैं
कि रोज़ बरोज़ बिगड़ती चली जा रही है। और हमजा दूसरी जानिब अगर तालिबान की बात की जाए तो तेज़ रफ्तार पेशकदमी उनकी जानिब से जारी है, जबकि अफगान फोर्सेज जो हैं तालिबान के आगे बेबस दिखाई दे रहे हैं हमें। और मीडिया रिपोर्ट्स जो के सामने आ रही हैं उनके मुताबिक कहा जा रहा है कि तालिबान ने अफगानिस्तान के मजीद 13 ऐसे अजला हैं जिन पर कब्जा कर लिया, और आसार बता रहे हैं कि अफगानिस्तान एक बार फिर से खाना जंगी के दहाने पर पहुंच चुका है। अच्छा, दूसरी जानिब अगर बात करें, अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद अफगान शहरियों को मायूसी का सामना भी करना पड़ रहा है और काबुल में आम आदमी खासा खौफ का शिकार है। माहिरीन ये कह रहे हैं कि तालिबान काबुल से कमोबेश 4 घंटे के फासले पर इलाका है, वहाँ पर मौजूद है, और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर आलमी बरादरी और पाकिस्तान में भी इस वक्त सख्त तशवीश पाई जा रही है। अगर हमजा माजी की हम सिचुएशन को देखें तो वहाँ पर भी तब भी यही था कि अफगानिस्तान में जो हालात हैं, जब भी किसी करवट लेते हैं उसके असरात जो हैं पाकिस्तान पर तो ज़रूर मुरतब होते हैं। और पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ी फिक्र की बात है वो ये है कि मुल्क की अंदरूनी सिक्योरिटी की सूरत हाल जो इस वक्त काफ़ी खासी परेशान कुन है कि उसके ऊपर मसाइल का सामना हमें करना पड़ सकता है। उस हवाले से हमने देखा है कि एक मतलब वज़ीर आज़म ने बड़ा दो टोक मौक़िफ़ जो है अपनाया अड्डों के हवाले से। अमेरिका को जो है बड़ा क्लियर पाकिस्तान का जो नैरेटिव है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो बता दिया गया है। फिर जिस तरह से अपोजिशन और हुकूमत ख़ास तौर पर एक ही पेज पर है, कौमी सलामती का मामला है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अस्करी क़यादत की जानिब से हमने देखा कि वो ब्रीफिंग भी दी गई थी और उसमें अपोजिशन ने शिरकत की थी बाकायदा, और अपोजिशन ने यही कहा था कि कौमी सलामती का मामला जो है वो सियासत से बिल्कुल हट कर है। ये बहुत अच्छी बात है। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करते हैं। अफगान उमूर के माहिर और साबिक सफ़ीर वज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अयाज़ वज़ीर साहब, कहा तो जा रहा है कि अफगानिस्तान सिविल वॉर के दहाने पर खड़ा है, ऐसे में क्या तालिबान काबुल तक भी पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं? आप क्या समझते हैं? देखिए, तालिबान पहुंच तो सकते हैं लेकिन काबुल को टेक ओवर करना एक तो मुश्किल है, और दूसरा फिर उसको सिर्फ टेक ओवर करना भी तो नहीं, फिर उसको चलाना भी तो है, इंतज़ाम भी करना होगा, गवर्नेंस भी करनी होगी। तो इतनी जल्दी अगर टेक ओवर कर ले तो मेरा ख्याल है ये तो एक मिरेकल होगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं हो सकेगा। वहाँ पे भी हुकूमत है, उसके फोर्स है, तो इतना आसान नहीं है, थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक, अयाज़ वज़ीर साहब ये बताइएगा, जब भी अनरेस्ट हम देखते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, हम देखते हैं कि उसकी जो तमाम असरात हैं वो पाकिस्तान पर भी नज़र आ रहे होते हैं। पाकिस्तान को क्या नताइज भुगतने पड़ सकते हैं जो अफ़गानिस्तान में सिविल वॉर के जो इस वक्त हालात हैं? देखिए, अल्लाह न करे वहाँ पे ये सिचुएशन आ जाए, उससे पहले अल्लाह करे उनको समझ आ जाए, तालिबान को भी और अशरफ गनी साहब की हुकूमत को भी, कि आपस में मिल बैठ के एक मुतफ़िका हुकूमत दरमियान में ले आए, तो तब अमन आ जाएगा अफगानिस्तान के अंदर। वरना अगर सिविल वार हो जाए तो फिर तो जाहिर बात है सब नेबर्स पे असर होगा, लेकिन ज़्यादातर उसका असर हमारे ऊपर होगा। फिर सबसे पहला प्रॉब्लम तो हमारे लिए वहाँ से मुहाजिरीन के आने का होगा। हमने बाड़ तो लगा लिया बॉर्डर पे, हमारे माशाल्लाह आर्म्ड फोर्सेस भी वहाँ पे हैं, लेकिन ये रेफ्यूजी वाला सिलसिला जो है ये बहुत ही सेंसिटिव है, इस पे पूरी दुनिया की नज़र होती है और बैनुल अक़वामी क़वानीन भी है कि ऐसी सिचुएशन में आप उसको ताकत के जोर पे रोक नहीं सकते, और ऐसे लोगों को सिर छुपाने के लिए जगह देनी पड़ती है, क्योंकि उनको जान का ख़तरा है, और जान के ख़तरे से बचने के लिए जहाँ पनाह मिलती है उनको पनाह देनी पड़ती है। तो अब हमारे लिए करने का काम ये है कि अभी से हम तय कर ले कि ऐसी सिचुएशन में फिर हम अफगान मुहाजिरीन अगर इधर आ गए तो हम क्या करेंगे। किसी एक इलाके में उनको रोक के रखेंगे कि आप यहाँ पे रहे, इससे आगे पाकिस्तान में ना आए, जैसे ईरान ने किया था जब पहली मरतबा अफगानिस्तान से हिजरत लोगों ने वहाँ भी की। तो हमने तो यहाँ पाकिस्तान में उनको खुली छुट्टी दे दी, जहाँ जाना चाहे रहना चाहे वो रह सकते हैं, लेकिन ईरान ने उनको एक जगह पे रोके रखा, अंडर कंट्रोल रखा, उनकी इजाज़त से वो उस कैंप से निकल सकते थे या आ सकते थे। तो ऐसी सिचुएशन मेरा ख्याल है हम अभी से बंदोबस्त कर ले, यूएन के साथ बात कर ले कि इंतजामात पहले से हो, वरना ये अगर खुदा न खास्ता हो जाए फिर न उस वक्त हमारे रोकने की बस चलेगी, न कोई सुनेगा, सारी दुनिया का फोकस पे इधर हो जाएगा। मामूली सी भी किसी को वहाँ पे ताकत के जरिए जहमत पहुँची
तो लोग कहेंगे कि देखे पीछे से वो मरने से भागे आए हैं और यहाँ पे उनके साथ ये जुल्म हो रहा है। तो वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल और इंतजाम अभी से करना है कि खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन हो तो हम कैसे हैंडल करेंगे। अच्छा अयाज वज़ीर साहब, जिस तरह से हम अगर करंट सिचुएशन की बात करें अफगानिस्तान की, क्या अब भी कोई सियासी हल है? और अगर बात की जाए हमारा हमसाया मुल्क है तो पाकिस्तान को इसमें क्या किरदार अदा करना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि चूंकि इस जंग का ज्यादातर इफेक्ट हमारे ऊपर होगा, अल्लाह न करे अगर सिविल वार हो जाए तो न सिर्फ अफगान रेफिज जाएंगे, वो सिविल वार भी आपके मुल्क तक फैल सकता है। तो ऐसी सूरत में बाकी सब दुनिया से ज्यादा फिक्र हमें करनी चाहिए। अमेरिका तो बहुत दूर बैठा है, उन्होंने अपने फोर्सेस भी ले लिए, बाकी बड़ी ताकतें भी बाहर है। अगर ज्यादा असर पड़ेगा इस लड़ाई का हमारे ऊपर होगा, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे ऊपर ये और भी जरूरी है कि हम कैमरे से हट के, मीडिया से हट के ऑन द क्वाइट सीरियस एफर्ट कर ले कि दोनों फरीकैन को राजी करवा ले, उनसे बात कर ले कि भाई आपस में मिल बैठ के कोई रास्ता निकालो। क्योंकि अकेले में हुकूमत अगर अशरफ गनी साहब करे, वो भी अफगान लोगों को मंजूर नहीं है, क्यों तालिबान उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। और अगर तालिबान ताकत के बलबूते पे ले ले, ठीक है, तो वो भी अफगान कौम को भी मंजूर नहीं होगा। और हमने भी ऐलान कर लिया कि ताकत में कोई भी काबुल को ले ले उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। अमेरिका ने भी कह दिया। तो अगर तालिबान ऐसी सिचुएशन में आते हैं तो फिर दुनिया की रिकॉग्निशन मुश्किल उनके लिए हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये भी बताइएगा कि अफगानिस्तान में ऑपरेशन के लिए जो पाकिस्तान पर अड्डे फराहम करने का दबाव था, पाकिस्तान ने तो बड़ा क्लियर कर दिया, लेकिन क्या आप समझते हैं ये दबाव मौजूद रहेगा? और ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या अपने मौक़िफ़ पर ही कायम रहना चाहिए और दबाव को बर्दाश्त ही करना होगा? जहाँ तक अड्डे का ताल्लुक है तो वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी खुल के कहा, एक मरतबा नहीं 2-3 मरतबा शायद कहा, नेशनल असेंबली के अंदर तकरीर की उसमें भी शायद कहा, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कह दिया। मेरा ख्याल है आर्मी चीफ ने भी जो ब्रीफिंग दी हमारे पार्लियामेंटेरियन को, उसने भी यही कहा। तो हमें फिर मानना पड़ेगा, क्योंकि यही 3 या 2 खासकर आर्मी चीफ और इमरान खान वज़ीर आज़म है, आर्मी चीफ है, अगर वो कहते हैं कि हमने अड्डे नहीं देने तो फिर नहीं देंगे। ये कोई यूएन का रेजोल्यूशन तो नहीं पास हुआ कि हमारे ऊपर एक किस्म का फर्ज बन जाता है कि हम अड्डे देंगे। तो अगर वो हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, जो कि मैं समझता हूँ कि हमारे इंटरेस्ट में अड्डे देना नहीं है, तो फिर हम क्यों अड्डे दे दें? देखिए, अमेरिका जब वहाँ पे बैठा था एक वक्त में, अमेरिका और नेटो के 1,50,000 फौजी थे, बड़ी ताकत वहाँ पे थी। उस वक्त ये अमन लाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। उस वक्त तालिबान और अफगान हुकूमत की आपस में सुलह नहीं करा रहे थे। अब जब अपना सारा कुछ निकाल दिया, अपनी सारी चीजें साफ करके बचा ली, हमें कहते हैं अड्डे दे दे। हमने अफगानिस्तान के साथ तो मुस्तकिलन रहना है, जोग्राफिया हम बदल नहीं सकते, हम हमेशा रहेंगे, अमेरिका यहाँ से चले जाएगा। तो हमारे हाथ से अगर अफगानिस्तान के अंदर हमले होते हैं तो कल वो लोग आपको क्या, ठीक है, नुकसान पाकिस्तान का ही ऐसी सूरत हाल। अयाज वज़ीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, गुफ्तगू की आपने मुलाहिज़ा की। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और अब बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के आज के गवादर के दौरे की, जो कि 1 रोज़ा दौरा है।
ज़राए ये बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गवादर में मुख्तलिफ मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत और मुख्तलिफ मनसूबों का संगे बुनियाद भी रखेंगे। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को गवादर को 1.2 मिलियन गैलन वाटर प्रोजेक्ट मनसूबे को अमल दरामद के मुआहदे पर बताया जा रहा है कि उस पर भी वो दस्तखत कर रहे होंगे। और वज़ीर-ए-आज़म के दौरे में गवादर शहर के लिए डिसैलिनेशन प्लांट लगाने के मफाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत किए जाएंगे। और हुकूमत चीन की जानिब से साउथ बलूचिस्तान के लिए सोलर जनरेटर ग्रांट का MOU भी हो रहा होगा। और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गवादर में नॉर्थ फ्री जोन का संगे बुनियाद भी रखेंगे। तो आज जो एक रोज़ा दौरा है उसमें क्या मसरूफियात होंगी वज़ीर-ए-आज़म की, उस हवाले से हम बात करेंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत चवानी साहब हमारे साथ। लियाकत चवानी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा गवादर एक रोज़ा होगा, दौरे में क्या क्या प्लान किया हुआ है सर, ये बताइएगा। जी, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे ग्वादर नॉर्थ फ्री जोन की, और जो 2200 एकड़ पे मुहित है। और इसके अलावा कुछ इंटरप्राइजेज हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनका इनाग्रेशन भी है, ग्राउंड ब्रेकिंग भी है, जिसमें ग्वादर एक केमिकल फर्टिलाइज़र फैक्ट्री है, ग्वादर एक्सपो बिल्डिंग का इफ्तिताह करेंगे। और इसके अलावा एनिमल वैक्सीनेशन एक फैक्ट्री है, उसका इफ्तिताह होगा, लुब्रिकेंट फैक्ट्री उसका इफ्तिताह होगा। और इसके अलावा वहाँ पर जो कबायली अमायदीन हैं, पब्लिक है, कुछ मीटिंग्स हैं, उनसे मुलाकातें होंगी। और दीगर खसूसन जो है बलूचिस्तान के जो 9 जुनूबी अजला हैं, उसके हवाले से जो फेडरल गवर्नमेंट ने 600 बिलियन का पैकेज अनाउंस किया है, जिसके लिए करंट जो बजट है फेडरल गवर्नमेंट ने उस पर कुछ एलोकेशन भी की है। तो इस हवाले से भी उनको ब्रीफिंग भी दी जाएगी। और बलूचिस्तान की जुनूबी अजला के जो 600 बिलियन पैकेज है, इस पे जो प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है, इस बाबत भी उन्हें डिटेल शेयर किया जाएगा। और ग्वादर में फिर जो पानी का एक बड़ा इशू रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का इशू रहा है, और जो डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं और दीगर ग्वादर में जो इस गवर्नमेंट में प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं, उसके डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब को ब्रीफिंग दिया जाएगा। सही। अच्छा लियाकत चवानी साहब, अगर हम बात करें गवादर के मास्टर प्लान की, तो उसके मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर में अभी कितना वक्त दरकार है? देखिए, हमारा फोकस तो शुरू में प्लानिंग पे ज्यादा रहा। 17 सालों बाद 2019 में ग्वादर मास्टर प्लान हमने जो है उसको मुकम्मल किया, और वो प्लान पे काम का आगाज हो गया। अब उसमें फिर हमने प्लानिंग पे फोकस रखा, फिर जोनिंग है। अब तो हमारे जो GDA है वो माइक्रो प्लानिंग और जोनिंग कर रहे हैं, एक एक घर, एक एक प्लाट, एक एक फैक्ट्री, उसका तमाम डिटेल वो इस प्लान में मौजूद है। 1200 जो स्क्वायर किलोमीटर पर जो है ये पूरा ग्वादर मास्टर प्लान मुहित है। और इसमें न्यू टाउन, ओल्ड टाउन, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल एरिया, रेजिडेंशियल एरियाज, कमर्शियल एरियाज, पूरा एक हमने इस पे प्लानिंग की है। और चूंकि जब खसूसन ग्वादर में जो इलेक्ट्रिसिटी का एक इम्पॉर्टेंट इशू है, उस पर काम का आगाज हो चुका है। तो जो ही ये ओवर होगा तो उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो कोई फिर मुश्किल काम नहीं, वो भी इंशाल्लाह तेजी से उस पर भी काम का आगाज हो जाएगा। और आज भी 5 कोई फैक्ट्रीज हैं जिसका प्राइम मिनिस्टर साहब जो है इफ्तिताह करेंगे। तो इसका ये मतलब है कि प्लानिंग के बाद अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के फेज में हम इंटर हो गए हैं, और इंशाल्लाह ये इलेक्ट्रिसिटी का इशू ओवर होने के बाद बड़ी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो जाएगी। ठीक है, डिसैलिनेशन प्लांट के हवाले से भी बातचीत हो रही है लियाकत चवानी साहब। साथ ही अगर अपोजिशन की बात करें, वो कहते हैं तरक्याती काम ही नहीं हुए गवादर में, इस वक्त क्या मजीद पेशरफ्त हो रही है? फेडरल गवर्नमेंट का डायरेक्शन और उनका कमिटमेंट ग्वादर डेवलपमेंट के हवाले से बिल्कुल वाज़े है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब का विजन इस हवाले से बिल्कुल वाज़े है। प्राइम मिनिस्टर साहब पहले भी तुर्बत भी तशरीफ़ लाए थे और कोयटा भी तशरीफ़ लाए। जब भी वो तशरीफ़ लाते हैं तो ग्वादर को कभी नहीं भूलते, और उनका ये फोकस है कि ग्वादर फौरी तौर पर डेवलप हो। उसके अलावा असद उमर साहब तशरीफ लाए, फेडरल सेक्रेटरी तशरीफ लाए, चेयरमैन प्लानिंग कमीशन वो भी ग्वादर में के दौरे पे आए थे, और बलूचिस्तान के जो दीगर जुनूबी अजला हैं वहाँ भी उन्होंने विजिट किया। इस वक्त फेडरल सेक्रेटरी प्लानिंग वो भी मौजूद हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट
का एक फोकस भी है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट का भी फोकस है, और दोनों मिलकर ग्वादर की तरक्की के लिए बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। और हमारा इस्लामाबाद में हमने ऑफिस स्टैब्लिश किया, वहाँ पर बलूचिस्तान हाउस में सीपैक के प्रोजेक्ट्स के तमाम अपडेट्स के हवाले से, और हमारा एक डेडिकेटेड ऑफिसर जो है वो वहाँ पर अपने टीम और अमले के साथ वहाँ पर मौजूद है, और जितने भी सीपैक रिलेटेड और ग्वादर रिलेटेड इश्यूज़ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, या कोऑर्डिनेशन का कोई या कम्युनिकेशन का कोई भी मामला है तो वो उसको जो है लुक आफ्टर कर रहा है। और चूंकि पिछले गवर्नमेंट में फोकस ज़्यादा नहीं रहा ग्वादर के डेवलपमेंट पे, तो अब मौजूदा गवर्नमेंट का फोकस भी है और कमिटमेंट भी है, तो कोऑर्डिनेशन भी बेहतर है और डायरेक्शन और विजन भी। सीपैक और ग्वादर में कामों के हवाले से काफ़ी इबहम पाया जाता है, तो अगर इदारों की बात की जाए तो उनके दरमियान भी कोऑर्डिनेशन का काफ़ी फुकदान था। अब क्या सूरत हाल है, क्या ये काम में तेज़ रफ्तारी मुमकिन है? जी जी बिल्कुल मुमकिन है। अभी जैसे मैंने जिक्र किया कि हमारा एक डेडिकेटेड ऑफिसर जो है वो पोस्टेड है सीपैक ऑफिस इस्लामाबाद में, और वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब का फोकस है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट का फोकस है। ग्वादर के हवाले से इस वक्त कोऑर्डिनेशन वो कुछ जो रिलीजेज हैं फेडरल PSDP के, उस पर कभी कभी इश्यूज हो जाते हैं, उस पर ज़्यादा वक्त लगता है। फौरी तौर पे जो एलोकेटेड जो रकम है वो रिलीज नहीं होता, तो उसमें कभी कभी इशू आ जाती है। उसके अलावा कोई और हमें ऐसा इशू नहीं है, और इब्हाम भी इस वक्त मैं नहीं समझता कोई इब्हाम है। गुज़िश्ता दौर में एक कंप्लेन मौजूद था, और बड़ा जेन्युइन कंप्लेन मौजूद था कि तकरीबन 24 से 25 अरब डॉलर्स के जो सीपैक के मंसूबे हैं उसमें बलूचिस्तान को ऑलमोस्ट कुछ नहीं मिला। यानी 19 बिलियन डॉलर्स के जो एनर्जी के प्रोजेक्ट्स थे उसमें सिर्फ 1320 kV का एक पावर प्लांट अब में वो इस्टेब्लिश किया गया, और उसका भी डायरेक्ट फ़ायदा ज़ाहिर बलूचिस्तान को नहीं मिला, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो नेशनल ग्रिड में चली जाती है और फिर पूरे मुल्क में सप्लाई होती है, और उसका फिर ग्वादर को, तुर्बत और मकरान को बिल्कुल इस तरफ भी फ़ायदा नहीं हुआ कि ट्रांसमिशन लाइन ग्वादर तक बिछाई नहीं। तो अब जो है इस गवर्नमेंट ने उस पर काम का आगाज़ किया है, और ट्रांसमिशन लाइन वो बिछ रही है, और ग्वादर तक जो है ना ये इलेक्ट्रिसिटी भी पहुंचेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका लियाकत चवानी साहब। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, और वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर ग्वादर जो है पहुंच रहे हैं, उस क्या मसरूफियत रहेंगी वो भी उन्होंने बताया, और मंसूबों के हवाले से भी बता रहे थे। हम बात करेंगे, बड़ा अहम मौजू आज हम लेके आए, आला तालीम का मौजू है। आला तालीम का शोबा है, किसी भी कौम के मुस्तकबिल और मुल्क की मईशत की मजबूती की हकीकी बुनियाद इसको समझा जाता है। लेकिन जब भी इस शोबे को तजर्बात और मफादात की भीड़ चढ़ाया जाता है तो ना सिर्फ ये शोबा डूब जाता है, इसको डुबो दिया जाता है, बल्कि अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीद भी डूबती हुई नजर आती है। और इसके साथ अगर बात करें तो मुल्क की मईशत भी देर पा जो है वो दरियाबुर्द हो गई है। ठीक है ना, इसमें इसकी एजुकेशन क्योंकि हमारी मुतासर होगी तो हमारी मईशत पर भी नुकसान होगा, और मुल्क जो है वो भी नुकसान का मतलब सामना करना पड़ेगा। और बात की जाए पाकिस्तान हायर एजुकेशन की, तो हमजा अगर देखा जाए तो दुनिया में पीछे है बहुत ज़्यादा, हालात बहुत बिल्कुल हालात इतने ख़राब हो गए हैं। अगर नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी के क़याम की राह में रुकावट डाली जा रही है, महकमा हायर एजुकेशन पंजाब के जो ताखीरी हरबे हैं उनके बायस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के चार्टर्स कई बरसों से ताखीर का शिकार रहे हैं। हाँ जी, ताखीर का शिकार रहे। ताहम अब एक जो है ठंडी हवा का झोंका उसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पंजाब असम्बली के मौजूदा अरकान ने बतौर प्राइवेट मेंबर निजी यूनिवर्सिटीज़ का मुसव्वदा कानून असम्बली से पास करा के ताखीर का इजाला तो कर दिया है, लेकिन कहानी यहाँ पर फिर भी ख़त्म नहीं हो रही है। इकरा, निजी यूनिवर्सिटीज़ ने हज़ारों तालिब इल्मों के लिए आला तालीम के दरवाजे खोले हैं। शोबा हायर एजुकेशन में हर साल होने वाली इनरोलमेंट का 50% तकरीबन जो है वो निजी यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है। और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि जो सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हमायूं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में हज़ारों तालिब इल्मों को दाखिला मिलने पर नाखुश हैं। ये कहानी है जो कि मतलब अब मिल तो रहा है लेकिन वो नाखुश है। वो नाखुश है, पता नहीं वजीर मौसूफ को ऐसा क्या है कि वो नाखुश हैं। या तो ऐसा करें ना कि आप अगर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की हम बात करें, उनकी तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ा दें, उधर मेयार तालीम इतना ज़्यादा बेहतर कर दें कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत ना हो। ऐसा है नहीं, बच्चे जो हैं वो आला तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हैं, और फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जब हुकूमत का साथ देने के लिए अंदर मैदान में आती हैं तो फिर आप खुश नहीं हैं कि जी कि इनको चार्टर्स क्यों मिल रहे हैं। बिल्कुल खुश भी नहीं है, चार्टर्स भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा उल्टा मुस्ताफ़ी होने
की धमकियां भी दे रहे आप हैं। चेक करें ज़रा, अगर हम सूरत हाल क्या है? आबादी का तनासुब देखें ना इकरा, तो उसको सामने रखें तो पंजाब में आला तालीम के जो तालिब इल्म है उनकी तादाद 9 लाख के लगभग होनी चाहिए तकरीबन एक सर्वे के मुताबिक, मगर ये तादाद 3,85,000 है जो महज 22% बनते हैं। बिल्कुल अफसोसनाक सूरत हाल है। इनमें से अगर बात की जाए 1,10,000 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में है, और ऐसे में अगर राजा यासिर फराज हमायूं की वजारत आला तालीम के निजी इदारों पर बंदिशों और कदगनों की भरमार में कामयाब हो गई तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है, आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पब्लिक के बाद प्राइवेट सेक्टर भी किस तरह तबाही के दहाने पर होंगे। हाँ जी, मतलब कि सोच है ना, आप देखें कि आपके पास उतनी गुंजाइश मौजूद नहीं है कि आप बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर सकते हो, आला तालीम दे सकते हो, लेकिन जो लोग देना चाहते हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ये काम करना चाहती हैं, उनको भी रोका जा रहा है। और फिर अगर इस्तीफ़े की बात कर दी जाएगी कि जी कि मैं तो इस्तीफ़ा दे दूंगा, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। खैर, हम बात करेंगे सारा जो मामला है, बड़ा अहम मामला है। माहिर तालीम मुर्तज़ा नूर साहब हमारे साथ मौजूद है। मुर्तज़ा नूर साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये ताख़ीर का शिकार आखिर रहा क्यों, ऐसा होता क्यों रहा? नौजवानों के लिए मौक़े की बात तो हर गवर्नमेंट करती है, लेकिन ऐसा हुआ क्यों था और अब सिचुएशन क्या है ग्राउंड पर? थैंक यू वेरी मच। और मैं आपको एक अप्रिशिएट भी करूंगा कि आपने एक बहुत अहम मौजू को यहाँ पर रेज़ भी किया है। देखें, इस जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ पे एक्सेस टू हायर एजुकेशन बहुत कम है। 7 to 8% हमारा एक्सेस टू हायर एजुकेशन है, यानी 17 से 24 साल के दरमियान हमारे यहाँ पे हम सब सहारन कंट्रीज़ में इस वक्त शुमार होते हैं। और दूसरा, हमारे पास जो इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ की तादाद है वो 228 है, HEC रिकगनाइज्ड यूनिवर्सिटीज़। उनमें से जो प्राइवेट सेक्टर है उसका 40% शेयर है, 88 यूनिवर्सिटीज़ हैं और 33 उनके सब कैंपसेज हैं। ठीक है। देखिए, अगर हम PTI की अपनी पॉलिसीज़ की बात करते हैं, अपने विजन की बात करते हैं, तो इमरान खान साहब हमेशा इस चीज़ की बात को रेज़ करते रहे कि जी हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, हम बाहर से लोगों को लेकर आएंगे और हम यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करेंगे और इस और चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। हाँ जी। देखिए, ये गैप्स इतने ज़्यादा हैं हायर एजुकेशन में कि चाहे वो पब्लिक सेक्टर हैं चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हैं, हमें इनको तमाम को जब तक हम मिल के काम नहीं करेंगे तो हम इन मसाइल को हल नहीं कर सकते। और ये अभी भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि 2017 की जो मरदमशुमारी आई है उसके मुताबिक जो 40% हमारी आबादी है वो 15 साल से कम एज ग्रुप के ऊपर मुश्तमिल है, और जो 15 से 24 साल है वो 19% आबादी के 19% जो हमारी आबादी है वो हमारी एज ब्रैकेट 15 से लेकर 24 साल के दरमियान है। इतनी बड़े एज ग्रुप को इंटरटेन करना और उनको इक्विप करना, तो ये तो हमें तो यानी अप्रिशिएट करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर को कि वो इतनी बड़े पोर्शन, अगर हमारी इतनी आबादी को जो कि नौजवानों पे मुश्तमिल है, उनको अगर हम ज़ेर तालीम से, आला तालीम से, हुनर से या स्किल से उनको हम मुतारफ़ नहीं करा रहे होंगे, उनको इक्विप नहीं कर रहे होंगे, तो वो तो अपना एक फ़ाल किरदार अदा नहीं कर सकेंगे। और वो अगर वो हायर एजुकेशन में उनके पास एसेस नहीं होगी तो वो उससे नहीं कर सकेंगे। देखें, अगर आप पंजाब की बात करें, पंजाब इस वक्त सबसे बड़ा सूबा है और पंजाब को हमेशा कहा जाता है कि ट्रेंड सेटर भी है, रोल मॉडल भी है, एजुकेशन के हवाले से भी, हायर एजुकेशन के हवाले से भी। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब मैं आपको ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि एक वन इदारा या एक पर्सन जो है, अगर वो हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन ओपन करना चाहता है, उसको एक सारी वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करता है और एक विज़िट होती है जो कि यहाँ, और पहले तो बात ये कि 3 मुख्तलिफ वहाँ पे उसको इदारे देख रहे हैं, 1 विंडो नहीं है वहाँ पे, 3 मुख्तलिफ इदारे देख रहे हैं। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन भी है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट भी है और एक और कमेटी उन्होंने बनाई हुई है, वो कमेटी भी उसको देख रही है। 3 मुख्तलिफ इदारे देख रहे हैं, कोई 1 विंडो ऑपरेशन नहीं है। आपने सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर ली, ठीक है। फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद आपको 1.5 से 2 साल लग जाते हैं चार्टर लेने में। अब एक बंदे ने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली हैं, उसने बिल्डिंग भी बना ली है, वहाँ पे उसने मुख्तलिफ पूरा स्टाफ हायर कर लिया, वो 1.5-2 साल क्यों तनख्वाहें देगा जब उसके पास वो है ही नहीं। देखिए, ये क्यों हुआ है? अब लेजिस्लेशन 2 तरह की होती है। लेजिस्लेशन एक होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से, ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से एक आता है, एक आता है प्राइवेट मेंबर्स के तौर पे। गवर्नमेंट तो लास्ट जितने भी 3 साल होने वाले हो गए हैं PTI की गवर्नमेंट को, एक भी बिल गवर्नमेंट की तरफ से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का पेश ही नहीं किया गया। तो ये तो देखें, हम तो खुद रुकावटें डाल रहे हैं। या तो हमें ये आज फैसला करना है,
आज हमने ये करना है कि हमने हायर एजुकेशन को आगे लेके जाना है या पीछे की तरफ लेके अच्छा मुर्तज़ा साहब, अभी तक आपको कोई वजह समझ आई है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस तरह से मतलब इंटरेस्ट क्यों नहीं लिया जा रहा? उल्टा इंटरेस्ट लेने की बात तो दूसरी तरफ उसकी मुखालिफत की जा रही है। राजा यासिर हुमायूं साहब को असल मसला क्या, आपको कुछ समझ आई अभी तक? देखिए, मुझे नज़र आ रहा है कि एक माइंड सेट है। माइंड सेट ये है कि हमने एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि नई यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएं, ठीक है ना, ये हमारी पॉलिसी है कि हम नई यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करें। हम चकवाल में भी हमने बनाई है, हमने मरी में बनाई, अच्छी बात है, हमें ये हमें हर जगह पे ज़रूरत हो। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर में कोई अगर अपने पैसे से वो करना चाहते तो उसको हम क्यों डिस्करेज कर रहे हैं? वो कुछ बहुत से जो होंगे अपने ट्रस्ट के थ्रू बना रहे होंगे, मुख्तलिफ रिफाई इदारों से बना रहे होंगे। आपका काम ये है कि आपने उसकी देखनी है कि वो फॉर्मेलिटीज़ या उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। देखिए, मेरा भी इंटरेक्शन रहता है प्राइवेट सेक्टर के साथ भी, पब्लिक सेक्टर के साथ भी। वो अप्रिशिएट करते हैं कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जिससे क्वालिटी बेहतर हो रही होती है, जिसमें अच्छी फैकल्टी हायर करनी होती है, अच्छे लोगों को लेना होता है, तो दे अप्रिशिएट कि हम ये रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। अब अगर यानी कि अगर गवर्नमेंट खुद बिल नहीं पेश करेगी तो प्राइवेट मेंबर्स के तौर पर वो आएगा। और ये कोई ऐसी अजनबी बात भी नहीं है, कोई ऐसी वो डिफरेंट यानी कि कोई ऐसी भी इशू नहीं है। फेडरल लेवल पे भी मैंने देखा है, विटनेस किया है कि कई प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के जो बिल हैं वो प्राइवेट में मेंबर्स ने पेश किए हैं ना। और उसके बाद भी देखें, ये तो एक है ना, स्टेप है कि उसको चार्टर मिल गया। उसके बाद तो अभी HEC ने आना है, NOCs हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के, वहाँ पे भी 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं। हमें तो ये देखें, हमें तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम टाइम बाउंड SOPs बनाएं कि इतने अरसे में अगर आपने ये फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली तो आपको चार्टर मिल जाएगा। आप ऐसे हमें अपने सिस्टम के अंदर जो फ्लॉज हैं उनको ठीक करने की जरूरत है, बजाय कि हम ये ब्लेम गेम शुरू कर दें जी कि ये हो रहा है, फलां हो रहा है। बिल्कुल, अपने सिस्टम के अंदर जो फ्लॉज हैं उनको दूर करना चाहिए। मुर्तज़ा नूर साहब, जिस तरह आपने भी कहा कि 3 साल इस गवर्नमेंट को भी हो गया और कोई बिल नहीं पास किया जा सका, तो महकमा हायर एजुकेशन जो पंजाब है, ताखीरी हरबों के उनके बायस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के चार्टर्स कई बरसों से ताखीर का शिकार हैं। इसकी वजह क्या और इसका ज़ाला कौन करेगा, किसने करना है? देखिए, पहले तो एक है कि देखें, सबसे बड़ी बात है कि हायरार्की एक वहाँ पे पंजाब में डिसाइड नहीं हो पा रही। आपने पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन भी बना दिया, वो आपने एक बॉडी बना दिया जिसको लेजिस्लेशन के थ्रू आपने उसको बना दिया, ठीक है। फिर वहीं पे एक कमेटी बन गई है जो कि इनको तमाम यूनिवर्सिटीज़ को विजिट करती है। तीसरा फिर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट आ गया। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक एकेडमिक सेक्शन है। अब देखें, होना तो ये होना चाहिए था कि जब आपने एक इदारे को थ्रू लेजिस्लेशन जो है अब आपने स्टैब्लिश कर दिया उस इदारे को, तो आप उसको स्ट्रेंथन करें ना। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन को मेरे ख्याल में हमें एक सबसे बड़ी वजह तो यही आ रही है कि वन विंडो वहाँ पे ऑपरेशन नहीं है, टाइम बाउंड SOPs नहीं है, मर्जी अपनी मर्जी से जो है जिसको फाइल को आगे किया जाए, जिस फाइल को पीछे कर दिया जाए। अव्वल तो कोई भी फाइल आगे नहीं जा रही, क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट ये बिल्स पेश कर रही होती है अपनी तरफ से, तो प्राइवेट मेंबर्स को क्या जरूरत थी। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा परवेज इलाई साहब को भी, जिन्होंने इस मैटर में इंटरवीन किया है, क्योंकि वो खुद चीफ मिनिस्टर रहे हैं और उनके दौर में कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनी है, क्योंकि और वो उनका एक विजन है कि हम हायर एजुकेशन को आगे की तरफ लेके जाएंगे। कोई किसी को नहीं रोक रहा कि वो फॉर्मेलिटीज पूरी ना हो, फॉर्मेलिटीज पूरी हर कोई करेगा और किसी को करनी भी चाहिए, क्योंकि ये इट्स इशू ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस ना। तो क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ साथ जो है उसको टाइम बाउंड करना चाहिए कि हमें वो करना चाहिए। और अगर आपने पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन बना दिया तो आप उसको मामला दें ना, उसका कमीशन है, कमीशन के अंदर गवर्नमेंट के भी नुमाइंदे हैं, वाइस चांसलर्स के भी नुमाइंदे हैं, प्राइवेट सेक्टर के भी नुमाइंदे हैं, तो वो डेलिब्रेट करें ना। कलेक्टिव विजडम से मामला को तय करना चाहिए, ना कि इनफरादी सतह पर। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब आप देख लें कि एक तरफ ये बात की जा रही है, अभी तक मेरे पास जो अदादोशुमार आए हैं 11 सेक्टरीज पंजाब में हायर एजुकेशन के चेंज हो चुके हैं, 11 सेक्टरीज। अब आप देख लें कि कहाँ पे हमारी प्रायोरिटीज हैं और कितनी, यानी कि क्विकली पहले जो 11 माह थे उसमें 6 से 7 सेक्टरीज चेंज हुए हैं। और अभी भी वहाँ पे देख लें, एक हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, पंजाब हायर एजुकेशन है, फिर स्पेशल एजुकेशन है, फिर टेक्निकल एजुकेशन है, फिर सेकेंडरी एजुकेशन है, हाई सेकेंडरी एजुकेशन है। कितने एजुकेशन के हमने उसको मुख्तलिफ बाइफरकेट कर दिया है। हालांकि इनको कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है और इनको हमें
टाइम बाउंड करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है मुर्तज़ा नूर साहब, जिस तरह से आप फरमा रहे हैं 11 सेक्रेटरीज जो है उनको तब्दील किया गया है। आप पहले माइंडसेट की बात कर रहे थे कि माइंडसेट ही ऐसा है, 11 सेक्रेटरीज तब्दील हो गए, माइंडसेट तब्दील नहीं हुआ। फिर आप क्राइटेरिया की बात कर रहे थे कि अगर कोई भी यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया पे पूरा उतरती है तो फिर उसमें बहस रह कौन सी जाती है। अब किस तरीके से इस माइंडसेट को हम बदल सकते हैं, और हम ये भी मानते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के म्यार तालीम जो है उसका वो बेहतर है, लेकिन हम माइंडसेट नहीं बदल रहे हैं, तो इसको बदलना अब कैसे है? देखिए माइंडसेट अब इसमें इंटरवीन करना पड़ेगा। गवर्नर साहब भी इसमें क्योंकि वो चांसलर हैं, बिल्कुल ऐसे है, इज़ अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, और वो इन चीज़ों को उन्होंने भी इसको इंटरवीन किया है। परवेज़ इलाही साहब भी वहाँ पे मौजूद है। मेरा ख्याल चीफ मिनिस्टर साहब को भी खुद भी इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। और क्योंकि पंजाब हमेशा हम कहते हैं कि रोल मॉडल होता है सूबे के तौर पे, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर है। और अभी हमें ये हम और इस पूरी की पूरी यानी कि टसल में हम हमारे नौजवान क्यों सफ़र करें, उनको तो आला तालीम के मौके मिलने चाहिए ना, हमें तो अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए अभी पूरे का पूरा कोरोना आया, हमने तमाम को बेल आउट पैकेज दिया, लेकिन प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को या हायर एजुकेशन सेक्टर को तो कोई बेल आउट पैकेज नहीं दिया। उन्होंने फिर भी यानी इस नामसाइद हालात में भी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन दी। हमें तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर कोई पाकिस्तान में आकर इसके ऊपर ऐसे है सर, अथॉरिटीज़ को इसमें इंटरवीन करना होगा और इस मामले का कोई हल निकालना होगा। बड़ा अहम मामला है। मुर्तज़ा नूर, शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, ये बड़ा अहम मामला है, इसको देखना होगा, और ये मैं ना मानूं की जिद समझ नहीं आ रही है। खैर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बात करेंगे अपोजिशन इत्तेहाद की, जो एक बार फिर हुकूमत के ख़िलाफ़ मुतहर्रिक हमें नज़र आ रहा है, मैदान में आ गया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने गुज़श्ता रोज़ सवात में अवामी ताकत का मुजाहरा किया। जी हाँ बिल्कुल, और हमजा पीडीएम के सरबरा मौलाना फजल रहमान ने जलसा आम से खिताब भी किया, और खिताब करते उन्होंने कहा कि इमरान खान को पाकिस्तानी सियासत का गैर ज़रूरी हिस्सा करार देते हैं। जी उन्होंने दावा किया है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में इमरान खान को बुलाया गया, ना पूछा गया। क्या कहा उन्होंने, आपको वो सुना देते हैं। आवाम जज्बा सर्द नहीं हुआ, मुल्क में सियासी और आईनी हुक्मरानी के लिए पुरजोश हैं। पाकिस्तान से इस नाजायज हुकूमत का खात्मा करके ही दम लेंगे इंशाअल्लाह। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का गैर जरूरी हिस्सा है। कौमी सलामती के इजलास में उनकी अहमियत, वजीर आजम होते हुए भी उनको शिरकत की जरूरत नहीं पड़ी, न किसी ने बुलाया न कोई आया, और इस तरह पता चला कि पाकिस्तान की सियासत में हुकूमत बनाने से पहले भी उसकी अहमियत नहीं थी और हुकूमत बनाने के बाद भी उसकी कोई अहमियत नहीं। आज ये गुफ्तगू आपने सुनी, जबकि शहबाज शरीफ भी हुकूमत पर खूब गर्जे बरसे। उनका कहना था गुर्बत और महंगाई के खिलाफ इनकलाब आना चाहिए। वो कहते हैं घबराना नहीं, मैं कहता हूँ घबराओ और इसे भगाओ। जी हाँ, शहबाज शरीफ ने क्या कहा है आपको वो सुनाते हैं। जो कहता है ना कि सब्र करो, घबराओ नहीं, मैं अब कहता हूं कि घबराओ और इसको भगाओ। कश्मीर का मसला हल हो जाए तो एटमी ताकत की हमें जरूरत है। वाह वाह वाह, ये आपको किस पीर ने बताया है? आज जब असेंबली के अहम इजलास होते हैं, इमरान खान न्याजी की सीट उसी तरह खाली होती है जिस तरह गरीब की जेब खाली होती है। ये कैसा शख्स है जो दिन रात गलत बयानी, धरोहगोई और यू टर्न मारता है। ये नया पाकिस्तान उस पाकिस्तान से कई 100 दर्जे पीछे चला गया जिसको हम पुराना पाकिस्तान कहते हैं। अरबों रुपए आपके केपीके का खजाने के लूटे गए। बीआरटी पेशावर पे कहाँ गया वो बिलियन ट्री का मंसूबा? मैं मालूम जब्बा जाना चाहता हूँ, मगर डरता हूँ कि वहाँ पर करप्शन किसी और ने की, मुझे फिर नैब एक दफा फिर वहाँ पर धर ले। गुर्बत के खिलाफ इनकलाब आना चाहिए, महंगाई के खिलाफ इनकलाब आना चाहिए, जुल्म ज्यादती के खिलाफ इनकलाब आना चाहिए, इस निज़ाम के खिलाफ इनकलाब आना चाहिए। तो
शहबाज शरीफ साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी और अपोजिशन की जानिब से तनकीद की जाए तो हुकूमती बेंचेस की जानिब से जवाब ना आया, ऐसा हो नहीं सकता। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी जलसे पर तबसरा किया और कहते हैं कि PDM का जो जलसा है वो दरअसल अपोजिशन के फारिग सियासतदानों की पिकनिक थी। हाँ जी, ये लोग भटकी हुई रूहों की तरह कभी एक डगर तो फिर दूसरी डगर चलते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद काफ़ी नहीं है, कोई प्रोग्राम भी दें तो ये तनकीदी निश्तर जो हैं एक दूसरे पर चलाए जा रहे हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के सूबाई सदर अमीर मकाम साहब। अमीर मकाम साहब अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। PDM दोबारा से तहरीक शुरू करके क्या ये साबित कर रही है कि PDM में जान बाकी है, क्योंकि हुकूमत तो कह रही है कि PDM का शराजा भी कर चुका है। PDM में तो पहले से जान मौजूद है और अभी PDM की तारीख अभी चंद पार्टियों की नहीं बल्कि एक अवामी तारीख है और गली गली कुछ में लोग इसकी तायीद कर रहे हैं, तो जान तो उसमें ता है और इंशाल्लाह ताला रोज बरोज बढ़ेगा। तो अमीर मकाम साहब, क्या अभी भी ऑपोजिशन का यही दावा है कि हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है और इस दावे की आपके पास क्या दलील है? मतलब हम इसलिए कहते हैं कि हुकूमत की तो अपनी कोई जेन्युइन अक्सरियत है नहीं है और जिस तरह लाया गया है, जिस तरह इम्पोज किया गया है, तो अभी तो हर कोई एहसास होना चाहिए अगर किसी ने लाने में सपोर्ट किया है, किसी ने जो भी है, कि मुल्क तो सब किया, अगर ये नालायक लोग बैठे रहे तो अभी तो ये पाकिस्तान के लिए रिस्क बन रहा है, तो एक सिक्योरिटी रिस्क है। मैं ये कहूँगा अगर ये लोग रहे तो हम सब तब होंगे जब मुल्क हो। तो अभी इसी अंदाजे से हम कह रहे हैं कि अभी हर एक को एहसास होना चाहिए जो भी है कि अगर ये नालायक लोग इस मुल्क पर मुसल्लत रहे तो सबको नुकसान होगा, पूरे पाकिस्तान इदारों समेत हर एक शख्स को नुकसान। ठीक है अमीर मकाम साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत गिराने के पहले तो दावे थे, मुतालबात भी थे, लेकिन पीपल्स पार्टी कहती है नून लीग हुकूमत गिराना ही नहीं चाहती है। इस पर कामयाबी की आपको कितनी उम्मीद है और उसके अलावा क्या मुतालबात है? एक मेन जेन्युइन डिमांड है और वो मेन जेन्युइन डिमांड है कि ये लोग मजीद मुल्क को चला ही नहीं सकते और इस मुल्क में दोबारा फ्री एंड फेयर आम इंतखाबात होने चाहिए। ठीक है, इसको कोई जेन्युइन मैंडेट 5 साल के लिए मिला ही नहीं है। उसके साथ जो अचार और मुरब्बा सारे मिलकर एक हुकूमत बनाती गई है जिनकी एक दूसरे के साथ मंशूर और व्यूज और कुछ लगने नहीं है। अभी तो खुद जिस तरह लोग भी आए PTI के अंदर भी वो भी नारे लगा रहे कि उनको जाना चाहिए, तो इसी हिसाब से उनकी रुखसती और दोबारा मुल्क में फ्री एंड फेयर इंतखाबात, ये हमारा मेन डिमांड है। PDM से खफा आसिफ अली जरदारी तो कहते हैं कि नवाज शरीफ खुद आकर तहरीक में शामिल हों, तो ऐसा करने में क्या अमर माने है? नहीं, वो तो अपनी जरदारी साहब की अपनी ख्वाहिश और वो जो भी कह सकते हैं उसकी तो उससे पूछा जा सकता है, मगर अभी उसकी आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ना है। वो अब भी वही से लीड कर रहा है और हमारी पूरी पार्टी यहाँ पाकिस्तान में एक्टिव है और नवाज शरीफ की इंस्ट्रक्शन और उनके हिदायत पर चल रही है। तो हम ये महसूस कर रहे हैं कि उसकी इलाज और उसके दूसरे इशू बहुत ज्यादा अहम है और वही से वो जो किरदार अदा कर सकते हैं मुल्क में आकर इतना नहीं कर सकते, तो ये कोई इशू नहीं है। हम चल रहे हैं सारे, उसकी टीम अभी तो शहबाज शरीफ साहब भी माशाल्लाह एक्टिव हो गया है, मरियम पहले से एक्टिव है और हम सारी जो उसकी टीम है। अमीर मकाम साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे कि गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की है और अभी हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे। हम पहले अपोजिशन की बात कर रहे थे, अपोजिशन के जलसे की, कि उससे पता नहीं हुकूमत पर कोई प्रेशर आता है या नहीं आता, लेकिन कुछ मुश्किलात ऐसी हैं कि जिसके बारे में हुकूमत को सोचना भी होगा और अवामी प्रेशर इसके ऊपर आ रहा है। लोग एहतजाज भी कर रहे हैं मुल्क भर में। हम देख रहे हैं गुज़श्ता चंद रोज़ से बिजली का बहरान जो है वो जारी था, लेकिन अब बदतदरीज उसमें कमी आ रही है। गुज़श्ता रोज़ तक बिजली का शॉर्टफॉल कम होकर 2200 मेगावाट रह गया। अच्छा, ज़राए पावर डिवीज़न कहते हैं कि आइस्को रीजन में बिजली का शॉर्टफॉल जो है वो इस टाइम 0 है। आइस्को को 1800 मेगावाट बिजली फराम की जा रही है, जबकि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जो है वो जारी है। अगर बात की जाए पंजाब की,
खैबर पख्तूनख्वा की, सिंध के बलूचिस्तान की, तो मुख्तलिफ इलाकों में फ़नी खराबी के नाम पर गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी। अच्छा, अब हमाद अजहर ने जुमे को न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था कि 2 दिन तक बिजली की पैदावार बढ़ जाएगी। उनके दावे के मुताबिक आज से बिजली और गैस की फराहमी में नुमाया बेहतरी आ जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि बिजली की डिमांड इसलिए ज़्यादा हो गई है क्योंकि मुल्क में इंडस्ट्रीज ज़ोरों शोर से चल रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इस सारी सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं कि आज जो उन्होंने वादा कि आज से सूरत हाल बेहतर होगी, तो वो कितनी बेहतर हुई है। मुख्तलिफ शहरों में हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदगान। लाहौर से फ़हीम अमीन, कराची से शराज अहमद, जबकि फैसलाबाद से हमें गुलाम दस्तगीर अपडेट करेंगे। सबसे पहले रुक करते हैं लाहौर का हमजा। फ़हीम अमीन से जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। फ़हीम, लाहौर की इस वक्त बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो है क्या अब भी जारी है या फिर सूरत हाल बेहतर हो गई है? इकरा, बहुत शुक्रिया। आपने भी इंट्रो में एक बात की थी कि बिजली की जो बंदिश है वो ओवरलोडिंग की बुनियाद पर की जा रही है। हुकूमत की जानिब से एलानिया लोड शेडिंग को तो खत्म करने का दावा किया गया है, लेकिन गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो इस कदर ज्यादा हो चुकी है कि लोगों को अब उम्मीद ही नहीं है कि कब लाइट आएगी और कब लाइट जाएगी। लाहौर के जो पोश इलाके हैं वहां पर कम से कम दिन में 1 से 2 दफा जो है वो तकरीबन घंटे के लिए बिजली तो जरूर चली जाती है, लेकिन लाहौर के जो नवाही इलाके हैं वहां पर तो सूरत हाल बदस्तूर ऐसी है कि 4 से 6 घंटे जो बिजली का आना जाना है वो लगा रहता है, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। पिछला हफ्ता जो है वो लाहौर में काफी गर्म गुजरा, जो दर्जा हरारत था वो 45, 44 और 43 के करीब रहा था, तो लोगों का पिछला हफ्ता तो बड़ा बुरा गुजरा है बिजली के हवाले से। लेकिन अब पहला दिन है हफ्ते का, तो आज भी जो है लाहौर के अक्सर इलाके जो हैं वहां पर ओवरलोडिंग के नाम पर, जो सिस्टम ट्रिप करने के नाम पर और जो लोड शेडिंग है वो उसकी वजह लोगों की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि उनको आगे से जवाब प्रॉपर जो है वो लेस्को हुकाम की जानिब से नहीं दिया जाता जब वो पूछते हैं कि ये बिजली क्यों बंद हुई है। तो लिहाजा ये अभी तक लाहौर शहर जो है वो लोड शेडिंग फ्री तो बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक है, सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। आप हमारे साथ ही रहिए फ़हीम। गुलाम दस्तगीर फैसलाबाद से साथ हैं। गुलाम दस्तगीर, बताइएगा, लाहौर में तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। हमाद अजहर साहब के दावे हमें फैसलाबाद में पूरे होते नजर आ रहे हैं। फैसलाबाद में यहाँ पर हम फेस्को हेडक्वार्टर पहुँचे तो हमने यहाँ पे आके पता किया है कि शॉर्टफॉल कितना है और डिमांड कितनी चल रही है। तो हमें तो बड़ी हैरानी हुई है कि यहाँ पर शॉर्टफॉल जो है वो है ही नहीं है, और सुबह सवेरे चूँकि डिमांड कम होती है इसलिए शॉर्टफॉल ना होने के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि 2845 जो है मेगावाट जो है वो उसकी डिमांड है, जबकि 2950 जो है वो सप्लाई दी जा रही है, यानी माइनस में शॉर्टफॉल चला गया है, पॉजिटिव में नहीं है। यानी लोड शेडिंग जो है वो ना होने के बराबर है और बिजली जो है सरप्लस फैसलाबाद के पास मौजूद है। लेकिन जो हमने गुज़िश्ता 2 से 3 रोज़ के दौरान देखा है कि जो टेम्परेचर जो है दर्जा हरारत ऊपर गया है उसी हिसाब से लोड शेडिंग में भी इजाफा हुआ है। जो अगर हम माजी करीब की बात करें तो जो शहरी इलाके थे वहाँ पर 2 से 4 घंटे लोड शेडिंग वो देखने में आई है, जबकि देहाती इलाके हैं वहाँ पर तो गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो चलती रही है। वो लोड शेडिंग जो है 6 से 8 घंटे भी गई है, 10 घंटों तक भी लोड शेडिंग गई है। लेकिन शहरी अब ये कहते हैं कि अब 1 घंटे की लोड शेडिंग भी उनसे बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि शहरी कह रहे थे कि 2 से 3 साल के दौरान लोड शेडिंग तो बिल्कुल नहीं हुई, तो अब 1 घंटे की लोड शेडिंग भी उनको 10-10 घंटे की लगती है, क्योंकि गर्मी भी ज्यादा है और आदि भी नहीं रही शहरी। तो ये सूरत हाल फैसलाबाद की। दूसरी यहाँ पे मुश्किल ये है कि सनती इलाका है, यहाँ पर अगर लोड शेडिंग डोमेस्टिक एरिया में होती है तो उसके बाद खदशा पाया जाता है कि संतों की तरफ जो है वो बिजली की लोड शेडिंग शुरू ना कर दी जाए, क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल एरिया में लोड शेडिंग होगी तो मजदूर बेरोजगार होंगे, तो यहाँ पर हजारों मजदूर हैं तो उनके पीछे हजारों घराने हैं। इसकी वजह से यहाँ पर ज्यादा खदशात पाए जाते हैं, कारोबार मुतासर होता है और घरेलू मामलात जिंदगी मुतासर होती है। सही है। गुलाम दस्तगीर हमारे साथ ही मौजूद रही है। कराची का रुख करते हैं। कराची में शराज अहमद मौजूद हैं। शराज, आप बताइएगा, जिस तरह से गुलाम दस्तगीर ने बताया फैसलाबाद की तो सूरत हाल बड़ी हैरान कुन है, वहाँ पर तो माइनस में चला गया शॉर्टफॉल, तो कराची में इस वक्त क्या सूरत हाल है? खासतौर पर गैस के हवाले से हमें बताइएगा। गैस बहरान की बात हो रही थी कराची में। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 2 हफ्तों से जो है कराची में गैस बहरान जारी था, जिसकी वजह से हम देख रहे थे कि 2 हफ्तों से जो है कराची के CNG स्टेशन मुकम्मल तौर पर बंद थे, जबकि सनती इलाकों को भी गैस की फराहमी बंद कर दी गई थी, जिसके बाद सनती पैदावार भी शदीद मुतासिर हो रही है। लेकिन आज सूरत हाल हमें बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नज़र आ रही है। हमाद अजहर के ट्वीट के बाद हमने देखा कि कराची में जो है गैस की सप्लाई वो बहाल होना शुरू हो चुकी है और आज 14 दिन के बाद CNG स्टेशन
सिंध भर के वो आज खोल दिए गए हैं, जबकि सनतों को भी गैस की फराहमी शुरू कर दी गई है, जिसके बाद पैदावारी अमल जो है वो शुरू होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। बार बार ये डिमांड की जा रही थी CNG एसोसिएशन की जानिब से भी, सनतकारों की जानिब से भी, कि कराची जो सबसे ज़्यादा मुल्क का एक्सपोर्ट सेक्टर यहाँ से वाबस्ता है, यहाँ से एक्सपोर्ट होती है, उस सेक्टर को जो है फौरी तौर पर गैस की बहाली की जाए ताकि कारोबार ज़िंदगी बहाल हो सके, और जो मुल्की बरामदात है जो रुकी हुई थी, जिसके खदशात थे कि ये मुतासिर हो सकती है, अब हम देख रहे हैं कि कराची में गैस की जो फराहमी है वो मामूल के मुताबिक आना शुरू हो चुकी है। जबकि सुई सदरन का भी यही मौकफ है कि वाफिर मकदार में उनको गैस की सप्लाई मिल रही है। जो शॉर्टफॉल था 200 से 400 MMCFD का, वो अब ख़त्म होने जा रहा है और कराची में गैस की जो फराहमी है वो मामूल के मुताबिक शुरू हो चुकी है। ताहम बिजली की जो फराहमी है वो मामूल के मुताबिक शहर में हमें दिखाई दे रही है। सिर्फ उन्हीं इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है जहाँ नॉन पेमेंट्स या बिजली की चोरी की शिकायत है। ताहम कराची का मौसम भी कुछ बेहतर नज़र आ रहा है, गर्मी नहीं है और इसी वजह से डिमांड भी काफ़ी हद तक कम है और इसी वजह से के इलेक्ट्रिक जो है वो मुकम्मल जो है ठीक है, कराची में सूरत-ए-हाल खासी बेहतर है। शराज, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद से मैं गुलाम दस्तगीर आगाह कर रहे थे, लाहौर से फ़हीम अमीन ने आगाह किया। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। जो सूरत-ए-हाल शहरों में वो हमने आपको बताई है। अब कुछ बात कर लेते हैं गाड़ियों की। वैसे तो दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल काफ़ी अरसे से शुरू हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आने के बाद इलेक्ट्रिक गाड़ियों की आमद में तेजी से इजाफा हो रहा है और मुतवक्के भी है। बिल्कुल ऐसी है, जबकि बड़ी कंपनीज के साथ साथ चीनी गाड़ियां भी मार्केट में आना शुरू हो गई हैं। ताहम अभी तक मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाने के जो इंतजामात हैं वो काफ़ी हम देखते हैं कि कम है। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात की जाए तो चार्जिंग यूनिट्स और स्पेयर पार्ट्स का मसला ताहाल बरकरार है। लेकिन जो है मुतल्लिका कारोबारी हज़रात पुरुम्मीद हैं कि वक्त के साथ साथ ये मसाइल हल हो जाएंगे। हुकूमत ने भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मुल्क में तैयार करने की हिकमत अमली एक जो है वो बनाई है। इस ज़मीन में सरमायाकारों को सहूलियात फ्राहम करने की भी पेशकश की जा रही है, जिसके मुताबिक 2030 तक 5 से 10 लाख गाड़ियां सड़कों पर लाने का एक हदफ भी मुकर्रर किया गया है। हुकूमत जो नई ऑटो पॉलिसी का ऐलान करने जा रही है उसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सरमायाकारी करने वालों के लिए मुतादिद सहूलतें रखी गई हैं, जैसे कि गाड़ियां तैयार करने वाले जो यूनिट्स हैं उन पर कस्टम ड्यूटी जो है वो पहले साल 25% से कम करके 10% कर दी जाएगी, जबकि बाहर से जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां मंगवाएंगे हम लोग तो उस पर इजाफी कस्टम ड्यूटी जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। ये कहा जा रहा है। अब ये सारी सूरत हाल है। ऑटो पॉलिसी की भी हम बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, सुनील सरफराज मन साहब। गुड मॉर्निंग। ये पहले तो हमें ऑटो पॉलिसी के बारे में बताएं, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या खसूसियात हैं इसकी, आम आदमी को कितना फ़ायदा होगा? जी बहुत शुक्रिया। ऑटो पॉलिसी का जो है मैं भी पढ़ रहा था, बिकॉज एक तो उसका कोई जो कहते हैं ना ड्राफ्ट और एक डेट मौजूद नहीं है, जिसके ऊपर काफ़ी मार्केट के अंदर जो है ना एक अनरेस्ट भी है। हर रोज़ एक नई न्यूज़ आती है। अगर आप सोशल मीडिया खोल लें, कोई 10%, कोई 15%, कोई 25%, एक कियोस मचा हुआ है। सो आई थिंक द बेटर थिंग इज कि गवर्नमेंट एक दिन एक पॉलिसी ले आए, क्योंकि सबसे पहले आपके पास बजट आया, उसके बाद एक फाइनेंस बिल जो है वो घूम रहा था, अब ऑटो पॉलिसी की बात हो रही है। सो मार्केट हो या बिजनेस हो या कोई भी इन्वायरमेंट हो, उसमें क्लैरिटी बहुत जरूरी है। खैर, हैविंग सेड दैट, जो हमारे पास अभी रिपोर्ट आई है या जो न्यूज़ है उसके मुताबिक एक जो मैसिव गवर्नमेंट का जो शिफ्ट है वो टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक कार्स है, जो कि हमेशा से है, जब से एक नई गवर्नमेंट आई है। और अब जो वो जो करने जा रहे हैं उसके मुताबिक काफी ज्यादा वो इंसेंटिवाइज कर रहे हैं लोगों को कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां पाकिस्तान में प्रोड्यूस भी करें और विद इन मीन टाइम के वो ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां इलेक्ट्रिक इंपोर्ट भी करें। अभी परसों जो है उन्होंने काफी ज्यादा रिडक्शन की है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो इंपोर्ट हो रही हैं उनके अंदर भी कस्टम ड्यूटी 25 से 10% कर दी है, सेल टैक्स 16 से 5% कर दिया है, विच मीन्स मैसिव डिक्रीज इन प्राइस। अब वो चाह ये रहे हैं कि एक ऐसा सिस्टम बन जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी देखें वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है। आज अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लेते हैं तो उसको चार्ज करने की फैसिलिटी मतलब लाहौर में एक है, कराची में 2 है, इस्लामाबाद में एक है। इट हैज टू बी ऑन अ बिगर स्केल। तो उसके लिए अभी कोशिश की जा रही है। बट अभी अगेन मेरा पॉइंट ये होता है कि जो रेड टेपिज्म होती है कि गवर्नमेंट एक तरफ कुछ कह रही है, लेकिन जब आप उन स्टेशंस को लगाने जाते हैं उसके ऊपर डायरेक्शन कोई नहीं है। मोटरवेज के ऊपर आज तक कोई इलेक्ट्रिक स्टेशन नहीं लगा। अच्छा सुनील सर, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों से जो कंज्यूमर होंगे उसको इस पॉलिसी से क्या मराद दी जाएंगी? कंज्यूमर के लिए गाड़ी देखे सस्ती हो जाएगी। अभी परसों की बात है, पाकिस्तान में आने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो हैं उनकी जो प्राइस है वो तकरीबन 30% तो एकदम नीचे आई है एक दिन के अंदर। और उसका फायदा ये होगा कि लोगों की रीच में आएगी। एक नई टेक्नोलॉजी है, लोगों को इंसेंटिवाइज कर रही है गवर्नमेंट की आप एक अच्छी गाड़ी ले लें, सस्ती ले लें।
बट चार्जिंग नेटवर्क जो है उसको बनाना सबसे जरूरी है मेरे ख्याल से। बिल्कुल ठीक है। ये बताइएगा आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हुए कब तक देख रहे हैं, हमें कितना टाइम लग जाएगा? तो लोग अभी जो सोच रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक गाड़ियां मंगवा लें, क्या उनको अभी मंगवा लेनी चाहिए या किसी नए मसले में पड़ जाएंगे? आई थिंक जो गवर्नमेंट ने प्राइसेस डिक्रीज किए उनका मकसद ये चिकन एंड एग प्रॉब्लम है कि पहले गाड़ी आएगी या पहले चार्जिंग स्टेशन लगेगा। सो उनका सोच रहे हैं कि जब इतनी ज्यादा गाड़ियां आ जाएंगी तो कोई भी कारोबारी आदमी, मैं हूं या आप हो, उसके लिए सेंस बनेगी कि वो वर्कआउट कर सके चार्जिंग स्टेशन लगाना, बिकॉज चार्जिंग स्टेशन इन इटसेल्फ जो है एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है और अभी लोग इसलिए नहीं कर रहे कि नंबर गाड़ियों के बहुत कम है तो उनके लिए फिजिबल नहीं होता। सो दे आर ट्राइंग कि किसी ना किसी तरह लोगों को इंसेंटिवाइज किया जाए गाड़ी इंपोर्ट करने पे। जब गाड़ियां आ जाएंगी तो दूसरे कारोबारी हजरात देख के स्टेशन भी लगा लेंगे। तो ये हैंड इन हैंड है, बट इसके लिए मेरा पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, जो लोग स्टेशन लगा रहे हैं उनको भी, या टू स्टार्ट विद इसे कहते हैं ना, आप सीडिंग इन करने के लिए खुद भी कहीं ना कहीं स्टेशन लगाने पड़ेंगे। एग्जैक्टली ये बात ठीक है, खुद से करना पड़ेगा ताकि गाड़ियां भी आ रही हों और बाकी लोग भी जो हैं मोटिवेट हो रहे हों। अब हम बाकी ऑटो पॉलिसी की बात करते हैं। गाड़ियां कुछ सस्ती हुई हैं, हम बड़े नाला थे कि डॉलर ऊपर जाने से तो महंगी हुई थी, नीचे आने से सस्ती नहीं हुई थी, लेकिन अब कुछ जो है हुकूमत की जानिब से कुछ छूट दी गई है तो उसके बाद सस्ती हुई हैं। कितनी सस्ती हुई हैं, क्या ये भी ठीक है? अब थोड़ी सी पहुँच में आ गई हैं आम गाड़ियाँ? सर दो चीजें उसमें गवर्नमेंट ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है, बिकॉज मैं हमेशा से कहता था और हम सारे ये कहते थे कि गवर्नमेंट जो है वो अपना टैक्स कम करेगी तो गाड़ी सस्ती होगी, वैसे नहीं हो सकती। तो गवर्नमेंट ने अक्रॉस द बोर्ड पहले सिर्फ बजट में 850 सीसी पे किया था, लेकिन उसके बाद अब 1000 सीसी एन प्लस पे भी कर दिया है कि 2.5% एफईटी कम कर दी है, जो कि शायद इतनी बड़ी वैल्यू ना बने, मतलब 1.5 से 2 लाख रुपए मैक्सिमम बनती है फॉर द हायर ब्रैकेट। लेकिन एक और चीज गवर्नमेंट ने साथ की है कि उन्होंने ये जो आप जितने कार साझेदार हैं जब ये गाड़ी इंपोर्ट करते हैं ना, बाहर से पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं, उसको सीकेडी किट बोलते हैं, उसके ऊपर 9% एडिशनल कस्टम ड्यूटी थी जो कि 2% कर दी है, जो कि 7% कम है। इसका मतलब ये कि जो कार साझेदार हैं उनकी जो कॉस्ट है वो काफी नीचे गई है। अभी उनके ऊपर है कि वो कस्टमर को वो कॉस्ट पास करते हैं कि नहीं। 2.5% तो डायरेक्ट कस्टम जो एफईडी है वो खत्म हो गया, 7% उनकी कॉस्ट कम हुई है। अब मुझे एक मतलब आई कैन बी, मुझे लग सकता है कि आपको लगेगा शायद मैं बहुत नेगेटिव हो रहा हूँ, लेकिन पास्ट हिस्ट्री ये बताती है कि जो कार साझेदार हैं ये इस तरह के जितने भी बेनिफिट्स है ना वो ले तो लेते हैं, आगे पास नहीं करते। तो अब ये 7% जो एसीडी कम हुआ है उससे भी उनकी कॉस्ट मैसिवली कम होगी। देखना ये है कि वो उसको पास करते हैं कंज्यूमर की तरफ के नहीं। बिल्कुल ठीक है। सुनील सरफराज मान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे से आप बात कर रहे थे और हुकूमत की जानिब से जो पॉलिसी सामने आई है उससे तो फायदा हुआ है और सस्तियाँ होनी चाहिए गाड़ियाँ, करेंगे कि नहीं कंज्यूमर तक। हाँ, लेकिन इस पे हुकूमत को चेक भी रखना चाहिए, ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। खैर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और नाज़रीन, पाकिस्तानी नौजवानों की अब बात करें तो एक बार फिर से दुनिया भर में सबसे लाली परचम बुलंद कर दिखाया। 7 पाकिस्तानी होनहार नौजवानों ने इंसानियत के लिए शानदार खिदमत अंजाम दी, जिसके एतराफ़ में उन्हें डियाना अवार्ड से नवाजा गया। अच्छा, रोल मॉडल नौजवानों में 16 साला ईमान जवाद भी शामिल हैं। वो ये अवार्ड हासिल करने वाली सबसे कम उम्र पाकिस्तानी, और ईमान लाहौर के सबसे बड़े बर्न सेंटर में मुस्तहिक अफराद की मदद करती रही हैं। उन्होंने ज़रूरतमंद जो लोग थे उनमें कपड़े बांटे। अब तक 700 से ज़ायद मरीज़ों में 1200 से ज़्यादा कपड़े वो तकसीम कर चुके हैं। बिल्कुल ऐसी और नेकी का ये सफ़र अभी भी उनका रुका नहीं है। ईमान का कहना है कि मुआशरे के महरूम अफराद जो हैं उनके लिए फलाही काम वो करती रहेंगी। बहुत अच्छा जज्बा है। सबसे पहले तो हम ईमान को अस्सलाम वालेकुम कहेंगे, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। ईमान, आप खैरियत से हैं? आपको बहुत मुबारक हो, कैसा फील कर रही हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। I feel quite overwhelmed because Diana Award is an award which is given to young people in recognition of their work, but we do not work towards the award. It is given in recognition of our work, and I feel quite overwhelmed having received it. I feel proud, both me and my family and Pakistan as well. अच्छा ईमान, आपको जिस तरह से आपने बताया बर्न सेंटर में आप काम करती रही, किस तरह से ये जज्बा पैदा हुआ इंसानी खिदमत का आपके दिल में? Actually, I used to accompany my mother who is a doctor, who is a trained professional. She was, I used to accompany her as a young child to her hospital and used to see
द पीपल हु केम हेयर, जो लोग वहाँ पे आते थे जिनमें बच्चे, औरतें और ऐसे लोग जो लोग they who worked to sustain their own life were scarred for life through a traumatic experience. So we worked on to provide for the compression garments. Compression garments असल में एक special type of garments हैं which help in skin regeneration and repairing. They help to provide a certain pressure on the skin which helps repair it and prevents scarring and keloids. ओके ईमान, आपकी मदद इसमें किस किस ने की? कैसे ये काम शुरू हुआ? कितने अरसे से आप ये कर रही हैं? और अकेली शुरू हुई थी, अब कितने लोग आपके साथ हैं? Actually, my mother, who's a doctor, she worked in the hospital for approximately 20 to 25 years now. So she has approximately 12 years of experience in this. But when I started it, I started back at about 4 years back. When I started accompanying her, she used to work there. But then when we saw there were more people who were being affected, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं जिनको ये सहूलत मैसर नहीं है, तो we started our own program. We imported the special fabric which is used to make the compression garments. और फिर हमने अपनी on our own personal accord started a local manufacturing of it. So whenever a patient came, we had to make it custom. It was custom made. तो हम उनके size लेते थे और उनके और फिर मेरी मदर की मेडिकल असिस्टेंस के साथ हम लोग उनको वो प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते थे. अच्छा ईमान, आपको कितनी मुश्किलात पेश आई? क्योंकि इस किस्म के जब हम पेशेंट्स के साथ काम करते हैं तो काफ़ी सीरियस केसेस भी आते हैं, तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा इस तमाम अरसे के दौरान में? क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो कि मैंने एक कम उम्र में अंडरटेक किया, तो काफ़ी सारे चैलेंजेस थे. क्योंकि लाहौर में और एज़ वेल एज़ पाकिस्तान में बहुत ऐसी कम जगह हैं जहाँ पे ये पोस्ट बर्न मेडिकल ट्रीटमेंट को प्रोवाइड किया जा रहा है, और जहाँ पे किया जा रहा है वहाँ पे अनअफोर्डेबल प्राइसेस हैं जिन पे जो लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते. तो चैलेंज इस सूरत में कि हम लोगों को लाहौर के जो बड़े बड़े बर्न सेंटर थे वहाँ जाना पड़ा. वहाँ हमने वी क्रिएटेड अवेयरनेस, वी रीच द ऑडियंस विच वर द पेशेंट्स, और उनमें अवेयरनेस क्रिएट की और उनको फिर ये सब सहूलतें मुफ्त में फराहम की. अच्छा ईमान, आप पाकिस्तानी कम उम्र हैं जिनको डियाना अवार्ड से नवाजा गया है, बड़ी आपके लिए एक अच्छी और ऑनर की बात है, लेकिन सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है डियाना अवार्ड के लिए? कैसे सिलेक्ट किया जाता है? बेसिकली डायना अवार्ड एक ऐसा वाहिद अवार्ड है जिसमें आप जिसके लिए आप अप्लाई नहीं करते, उसके लिए कोई ऐसा शख्स जो आपको प्रोफेशनल कैपेसिटी में जानता है वो आपको नॉमिनेट करता है फॉर योर ह्यूमैनिटेरियन वर्क, और इसका हम लोगों को नहीं पता होता. और जब डायना अवार्ड एक उनका क्रूशल जजिंग प्रोसेस है जिसके थ्रू वो सारी उनके पास एप्लीकेशंस आती हैं, नॉमिनेशंस आती हैं, वो उन्हें जज करते हैं और उसके बाद वो अवार्डीज़ को इस अवार्ड से नवाजते हैं. ठीक है ईमान, फ्यूचर प्लान्स क्या आपके? क्या इंसानी खिदमत का जो जज्बा है वो आप कहाँ तक लेके जाना चाहती हैं? ज़रा इस बारे में. अच्छा ईमान, डॉक्टर तो नहीं बनेंगी? एक्चुअली डॉक्टर बनने का इरादा तो नहीं है, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन मोस्ट ऑफ ऑल बनना चाहूँगी. और क्योंकि मैंने अपने अब तो करंटली मैं ए लेवल्स स्टार्ट करूँगी. ओ लेवल्स में मैंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट रखे थे जिससे मेरी हर फील्ड में ऑप्शन अभी ओपन है, और मैं यही चाहूँगी कि मैं अपनी हर फील्ड को एक्सप्लोर करूँ. और सबसे ज़्यादा ये कि जिस भी फील्ड में मैं जाऊँ वहाँ पे एज एन ऑनेस्ट और डिलिजेंट पर्सन काम करूँ और ट्राई टू बी द चेंज आई वांट टू सी इन दिस वर्ल्ड, और ऐसा ही काम करूं जिससे दुनिया को फ़ायदा हो और मेरी ज़ात से इंसानियत को फ़ायदा हो. ठीक है ईमान, बहुत शुक्रिया. सबसे पहले पाकिस्तान का आप हिस्सा बनी. बहुत पाकिस्तान की खुशी की बात है कि आप जैसे नौजवान जो काम कर रहे हैं और ये जज्बा मौजूद होना बहुत बड़ी बात है. बिल्कुल ऐसे ही है. मैं यही सोच रही हूँ कि इतनी कम उम्र में और इतने बड़े जज्बे को लेकर वो आगे चल रही हैं और इंसानियत की खिदमत करना. अच्छा ये ख्याल आ जाना, वैसे ये ख्याल आ जाना ना इतनी छोटी उम्र में, यही बहुत बड़ी बात है. क्योंकि इंसान अपने लिए तो हर कोई करता ही है, लेकिन दूसरों के लिए जीना और दूसरों की खिदमत करना एक मुश्किल काम है. लेकिन जो आगे बढ़ते हैं क्रिकेट लवर्स, क्योंकि उनकी अगर बात की जाए तो चौकों और छक्कों की बारिश देखने के लिए वो तैयार हो जाए. पाकिस्तान और इंग्लैंड 8 जुलाई को कार्डिफ के मैदान में पहले वनडे में आमने सामने होंगे. हाँ जी, इस वक्त जो है पाकिस्तानी शाहीन जो हैं वो बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में भरपूर तैयारियां कर रहे हैं. मैचेस भी उन्होंने खेले हैं. फ़खर जमान ने भी अब सेंचुरी मारी है.
सारी सूरत हाल के ऊपर कैसा टूर जो है वो हो सकता है, पाकिस्तान को क्या करना होगा, बात करेंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ। मुश्ताक भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। कैसा टूर देख रहे हैं आप? पाकिस्तान की टीम कैसी है जो सेलेक्ट की गई है, और इंग्लैंड की कंडीशंस को आपसे बेहतर पाकिस्तान में कौन समझता है? पाकिस्तान के क्या ऐसे पॉइंट्स होंगे जो इंग्लैंड की टीम से भारी होंगे, बेहतर होंगे? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया टू हैविंग मी ऑन योर शो। देखें, पाकिस्तान की टीम अच्छी सिलेक्ट हुई है क्योंकि हर तरफ से बैलेंस है पाकिस्तान टीम का। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इंग्लैंड की कंडीशन है, जो मेरा भी एक्सपीरियंस है फॉर लास्ट 10-15 ईयर्स ओवर देयर, वो कंडीशन काफ़ी सूट करती है पाकिस्तान टीम को, क्योंकि वहाँ की पिचें फ्लैट होती हैं, ड्राई होती हैं, स्पिन भी होता है, रिवर्स स्विंग भी होता है वहाँ पे। तो आई थिंक पाकिस्तान के बैट्समैनों को और बॉलिंग को बहुत सूट करती हैं। पिछले कोई 2-3 टूर जो भी पाकिस्तान ने खेले हैं वहाँ पे, मैं भी उनका हिस्सा रह चुका हूँ, तो पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है वहाँ पे। तो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो कंडीशन बहुत सिमिलर हैं पाकिस्तान के मुताबिक। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंग्लैंड की टीम जो है ना वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत अच्छा खेल रही है, तो उनकी कंडीशन में उनको मारने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट प्लान से भी इम्पॉर्टेंट है ना, वो आपको मेंटली बिलीव करना पड़ता है एज ए टीम। जब आप पाकिस्तान से जाते हैं कि हम इनको हरा सकते हैं, जब ये आपका ये माइंड सेट होता है ना, तो फिर आप प्लेयरों को सामने रख के अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करते, फिर आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई 2 स्पिनर हमने खिलाने हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि बॉलिंग कहाँ पे करनी है, किस पेस से करनी है, इस पिच के ऊपर कितना टर्न करेगा बॉल, फील्ड पोजीशन कौन से बैट्समैन के लिए क्या लेनी है। तो जब ये प्लान करके जब आपका बिलीव तगड़ा होता है, तो आप पाकिस्तान टीम इतनी केपेबल है अल्लाह के फजल से कि वो उनको हरा सकती है वहाँ पर। सही। अच्छा मुश्ताक अहमद साहब, बाबर आजम को बतौर कप्तान आप क्या मशवरा देंगे, और बतौर एक स्पिन बॉलर पाकिस्तान को T20 में किस स्पिनर को तरजीह देनी चाहिए, उस्मान कादिर को या फिर शादाब खान को? देखें, ये तो वहाँ की कंडीशन देख के सिलेक्शन होती है। जो मेरा बाबर आजम को है, बाबर आजम खुद बहुत नंबर 1 प्लेयर हैं दुनिया के इस वक्त, और उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो एज ए लीडर सबसे इम्पोर्टेंट जो मैसेज होता है ना, वो है दिलेरी, और अपने हार को निकाल के, डर निकाल के ना, हार का डर निकाल के फिर आपको जो कि पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। क्योंकि वहाँ पे आप देखा होगा इंग्लैंड की जो बैट्समैन है वो 2 आउट होते हैं, तो मगर वो अपना मोमेंटम नहीं रोकते, वो चल सो चल करते हैं। उनके 6-7 वो जो ऊपर वाले बैट्समैन होते हैं ना, उन्होंने आके बस उन्होंने पहले 6 ओवरों में टारगेट करना होता है 50+। क्योंकि जब मैं इंग्लैंड की कोचिंग करता था तो ड्रेसिंग रूम में ये बैठ के बात होती थी कि जी हमने पहले 6 ओवरों में 60 करने हैं, 50 करने हैं, ताकि हमें मोमेंटम मिल जाए। उस पर हमारी 3 विकेटें भी गिर जाए, 4 विकेटें भी गिर जाए, तो उसकी कोई परवाह नहीं है। तो हमें विकेटों का लूज करना, पहले 6 ओवर को पावर प्ले में हमें इस्तेमाल करना चाहिए, उसके ऊपर टारगेट बनाना चाहिए। और उसके सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आपने कहा बाबर आजम को क्या मशवरा है, सबसे इम्पोर्टेंट जब लीडर जब ये बात करता है या उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती है ना कि देयर इज नॉट टू वरीड अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, आपने हार का डर नहीं डालना, आपने जाके जो प्लान आपको कोचेज ने दिए होते हैं उसको एग्जीक्यूट करो और दिलेरी के साथ क्रिकेट खेलो। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। जी मुश्ताक भी, इंग्लैंड बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है इस वक्त। अगर हम श्रीलंका के साथ भी देखें, बुरे हालात हैं उनके। मिकी आर्थर को भी बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान में टैलेंट था तो आपने अच्छा परफॉर्म कर दिया, पाकिस्तान यहाँ पर बेहतर रहा, लेकिन हमारे कुछ सीनियर खिलाड़ी बाहर निकल गए, कुछ अच्छा नहीं हुआ, कुछ टैलेंट हमने, उमर अकमल का जिक्र होता है, ज़ाया किया, उन पे भी तनकीद पाकिस्तानी कर रहे हैं। तो आप क्या हालात देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत बेहतर था इसलिए वो कामयाब हो गए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे आपने कहा है कि पाकिस्तान के पास हमेशा से टैलेंट है और रहेगा इंशाल्लाह। उसकी रीज़न पता है क्या है कि पाकिस्तान से आप देखा अभी PSL के मैचेस हुए हैं, आप लोगों ने देखा शाहनवाज धानी की शक्ल में आपको बॉलर नजर आया है, आपको शोएब मकसूद वापस मिल गए हैं जो कि टीम का हिस्सा भी बन गए हैं। तो पाकिस्तान में तो टैलेंट तो है, आजम खान आ गए हैं, बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं वो भी 2020 के। तो आई थिंक पाकिस्तान के पास टैलेंट है, सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए होती है सिलेक्शन में। जब प्लेयर को डर नहीं रहता ना कि मुझे ड्रॉप कर दिया जाएगा, तो फिर वो अपनी नेचुरल गेम खेलता है। मेरा तो हमेशा से कोचिंग स्टाइल यही रहा है कि जो बंदा डोमेस्टिक क्रिकेट से परफॉर्मेंस करके इंटरनेशनल लेवल पे आया है, तो उसका जो नेचुरल गेम है उसको नहीं रोकना चाहिए। हाँ, उसके साथ फाइन ट्यूनिंग होती है, आपको बताना होता है कि कौन से बॉलर को आप टारगेट कर सकते हो, कौन से बॉलर को नहीं टारगेट करना, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। तो अगर आप उस प्लेयर का माइंडसेट ये पता चल जाए कि मुझे बैकिंग है और मैं जाके अपना नेचुरल गेम खेलूंगा, उस पर अगर मैं आउट भी हो जाता हूं तो मैं ड्रॉप नहीं होऊंगा, क्योंकि
इफ यू ड्रॉप वन गाय यू ड्रॉपिंग, आप पूरा ड्रेसिंग रूम को ड्रॉप कर देते हैं। तो इसलिए कंसिस्टेंसी का होना बहुत जरूरी है। मुश्ताक भी कुछ सीनियर खिलाड़ियों की बात हो रही है कि उनको T20 वर्ल्ड कप के लिए शामिल करना चाहिए, आप समझते हैं कोई एक दो हैं जिनको कर लेना चाहिए, बेहतर हो जाएगी टीम? देखिए हफीज बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। एक्सपीरियंस प्लेयर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि वो सिचुएशन को देख के गेम को खेलता है, उसको अंदाजा होता है, इतने प्रोसेस से गुजरा होता है वो अप्स एंड डाउन जो आते हैं क्रिकेट के ऊपर कि कहाँ से मैच लेके जाना है, कहाँ पे आपने गियर चेंज करना है, ये सारी चीजें ना जो मैटर करती हैं, इवन 2020 में मैटर करती हैं। मुश्ताक भाई बहुत शुक्रिया आपका, आप सब सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने और उम्मीद यही करेंगे कि टीम जो है वो बहुत अच्छा खेल पेश कर रही होगी। और सीनियर खिलाड़ियों के हवाले से जिस तरह मुश्ताक भाई कह रहे थे कि वो होने चाहिए, अब दो के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, खासतौर पे शुएब मलिक के ऊपर, और अब वहाब रियाज का भी जिक्र हो रहा है कि उनको शामिल करना चाहिए। लेकिन अब जो उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं कौमी टीम से, हम उम्मीद करते हैं कि उन उम्मीदों पर वो लोग पूरा उतरे, तो तभी हम लोगों को बिल्कुल ऐसे ही है। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।